नए चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और एग्ज़ाम के लिहाज से लगभग 10 नंबर तक का चैप्टर है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो पहले एक छोटा सा इंट्रो इसका दे देते हैं, एक ड्राइंग बना देते हैं, उसके ड्राइंग के थ्रू ही इंट्रो हो जाएगा। जैसे आपने बचपन में ये पढ़ा था कि कोई भी कंपनी पब्लिक से यानी लोगों से पैसे लेती है, मतलब पैसा बोरो करती है, तो जिसको आप लोन कह सकते हो सिंपल भाषा में, और उन लोगों को ये कहती है कि हम आपके पैसे 5 साल बाद दे देंगे, 5 साल बाद, और साथ ही साथ हम आपको हर साल इंटरेस्ट भी देते रहेंगे ताकि आपको अच्छा लगे। और ये सब बातें कंपनी एक कागज़ के टुकड़े पर लिख कर सिग्नेचर करके लोगों को दे देती थी, है ना। तो आपने इस पर चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, इतनी कहानी पर, जब आप क्लास 12th में थे तब भी पढ़े थे, फिर आप सीए फाउंडेशन पास आउट हैं सारे बच्चे, तो तब भी आपने पढ़ा था। इसको बोलते थे कागज़ के टुकड़े को डिबेंचर। और जब कंपनी ये कागज़ का टुकड़ा देती है लोगों को तो उसको बोलते हैं पूरे कहानी को इशू ऑफ डिबेंचर। तो आपने इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में ऑलरेडी क्लास 12th में सुन रखा है, पढ़ रखा है, साथ ही साथ सीए फाउंडेशन में भी सुन रखा है, पढ़ रखा है। तो इसीलिए इस चैप्टर में आपको इशू के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब 5 साल बाद कभी ना कभी वो दिन तो आएगा ही, ऐसा तो है नहीं कि ये अनंत काल तक चलते रहेंगे। तो 5 साल बाद का दिन आज मान लेते हैं आ गया, तो आज क्या होगा हम उस पर चर्चा करते हैं कि आज क्या होगा। यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद मान लेते हैं आज वो दिन आ गया, तो आज क्या होगा। आज लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे कहेंगे कि कंपनी आपने ये कागज़ का टुकड़ा हमें दिया था, इस पे आपने लिख रखा था कि देखो 5 साल बाद पैसे लौटाओगे। तो आज लोग आपको वो कागज़ का टुकड़ा वापस लौटाएंगे और आपसे कहेंगे लाइए हमारे पैसे हमें दे दीजिए। तो आपको 5 साल बाद क्या करना पड़ेगा, लोगों के पैसों को वापस करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, राइट। तो जब आप लोगों के पैसे रीपे करते हो, या जिसको रीपेमेंट कह सकते हैं, तो उसी रीपेमेंट करने को या उसी रीपे करने को डिज़ाइनर शब्दों में रिडम्पशन कहते हैं। तो इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी कि इस चैप्टर में, या इस चैप्टर का मेन क्रक्स क्या है, इस चैप्टर का मेन क्रक्स ये है कि आप अपने सभी डिबेंचर धारकों को पैसे लौटाएंगे। तो आपको ये चैप्टर अब पढ़ाया जाता है। तो यानी कि शुरू में आपको सिखाया जाता है डिबेंचर इशू कैसे करना है, तब आप 12th में या सीए फाउंडेशन में ये पढ़ते हो। लेकिन अब आपको ये सिखाया जाता है कि इशू तो कर लिया, लेकिन 5 साल बाद जब आपको रीपे करना है तो कैसे करोगे, तो इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो आप एक छोटी सी ड्राइंग बना सकते हो, तो इससे आपको हमेशा रिवीजन में याद रहेगा कि चैप्टर मतलब है क्या, चैप्टर बेसिकली ये करना है। तो आप छोटी सी ड्राइंग बना लो अपने हिसाब से, जैसे आपको अच्छी लगे। तो इशू करना मतलब लोगों से पैसा लेना और डिबेंचर इशू करना, और रिडम्पशन करने का मतलब है मेनली कि जब आप 5 साल बाद लोगों के पैसे वापस लौटाते हो तो उसको कह सकते हैं रिडम्पशन करना, ठीक है ना। तो ये आप बना लो पहले। चलो, तो हम ये तो समझ गए कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है, ठीक है जी। तो आपने ये जो हेडिंग डाल रखी है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो अब हमें यहाँ से बेसिकली शुरू करना है। तो चाहे आप दोबारा से एक हेडिंग डाल दो, मेन हेडिंग में दोबारा डाल देता हूँ। तो पेज के बीचों बीच आप लिखना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो हम यहाँ से अब मेनली अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं कि सर इस चैप्टर में हमें अब क्या करना है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो चलो नाम पता चल गया कि डिबेंचर के पैसे वापस लौटाने हैं, तो कैसे करना है। तो इसके लिए आप 4 बाइफर्केशन इसके नीचे करना, 1 2 3 और 4।
तो इस पूरे चैप्टर में रिडम्पशन करने के आपको 4 तरीके या 4 बातें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। पहले का नाम है लंप सम, LUPM लंप सम। दूसरे का नाम है इंस्टॉलमेंट्स, किश्ते, इंस्टॉलमेंट्स। तीसरे का नाम है ओपन मार्केट, खुला बाजार, ओपन मार्केट। और तीसरे का नाम है कन्वर्जन, यानी परिवर्तन। और मज़ेदार बात यह है कि सारे ही कॉन्सेप्ट्स आज ख़त्म हो जाएंगे, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो मज़ेदार बात यह है कि कॉन्सेप्ट सारा आज ही समाप्त हो जाएगा। तो ये इस चैप्टर की खूबसूरती है कि आपको आज बहुत ही आनंद लगेगा और आज का दिन आपका सफल कर दूंगा मैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बातें आज समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वन बाय वन हम सबको समझेंगे। बाकी इसमें ओपन मार्केट जो लिखा है इसके नीचे आप छोटे से 2 एरो बना लो, इसमें 2 बातें होंगी, वो हम सीखेंगे। वैसे तो पहले में इमीडिएट कैंसिलेशन और दूसरे में एज इन्वेस्टमेंट। हालांकि आप पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों का, लेकिन चलो ठीक है, बना लेते हैं, पता होना चाहिए कि भाई ठीक है। इमीडिएट कैंसिलेशन और एज इन्वेस्टमेंट 2 छोटी बातें, तो हम वन बाय वन सभी के बारे में सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो 4 बातें आपको सिखाऊंगा, लमसम, इंस्टॉलमेंट, ओपन मार्केट और कन्वर्जन। ठीक है, सबके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप मेन हेडिंग डाल लो ऐसे नंबर 1 करके। नंबर 1 का नाम है लंप सम। ठीक है, अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि लमसम का मतलब क्या। तो नंबर 1 हेडिंग हो गई लंप सम। तो लमसम का अगर मतलब लिखना है आपको ब्रैकेट में अपने समझने के लिए हिंदी में, तो लिख सकते हो लमसम का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, लमसम का मतलब होता है एक साथ। तो एक छोटा सा बस एग्जांपल ले लेते हैं, आप उसी से समझ जाओगे। तो मान लेते हैं कंपनी है और कंपनी ने कुल मिलाकर 1000 डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो बताओ कितने रुपए हो गए टोटल? 1 लाख। ठीक है, तो कितने रुपए हो गए टोटल? 1 लाख। तो अब जब 5 साल के बाद सारे लोग आएंगे, लोग कहेंगे लाइए हमारे पैसे दे दीजिए, तो कंपनी अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकालेगी और कंपनी 1 लाख रुपए सबको एक साथ दे देगी। तो जब कंपनी एक साथ सबको पैसा दे देती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? लमसम। तो बस लमसम का मतलब तो ये होता है कि मतलब आप लिख सकते हो कि रीपेमेंट, छोटा सा डायग्राम बना के, कि रीपेमेंट ऑफ ₹1 लाख इन सिंगल शॉट। तो मतलब एक साथ कंपनी 1 लाख रुपए वापस कर देगी सभी के, तो बस उसको नाम दे दिया लमसम, कि एक साथ सबके पैसे वापस कर दिए, तो दैट इज लमसम। तो लमसम का मतलब होता है जब कंपनी रीपे कर देती है सारा पैसा एक साथ, तो सारा पैसा वापस करना एक साथ, अंग्रेजी में कह देते हैं लंप सम। ठीक है, तो आप अपने समझने के लिए बस एक छोटा सा डायग्राम और छोटी सी एक लाइन लिख लो तो काफ़ी है आपके लिए। तो समझ आ गया लमसम का मतलब वैसे क्या होता है? लमसम का मतलब होता है जब हम लोगों का पैसा एक साथ वापस कर देते हैं, तो उसको बोल देते हैं लंप सम। फिर इसी तरह आप सेकेंड हेडिंग बना लो। सेकेंड हेडिंग का नाम था इंस्टॉलमेंट्स। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बताने से पहले ही आप मुझे समझा दोगे कि इसमें मैं क्या बताऊंगा। तो अगर लमसम का मतलब था एक साथ, तो अब नंबर 2 तरीके में लिखा है इंस्टॉलमेंट, तो इसका क्या मतलब है? किश्तों में। तो अब मैं 1 लाख रुपए एक साथ नहीं दूंगा, 20,000 हो सकता है पहले दे दूंगा कुछ लोगों को, बाकियों को कहूँगा बाकी बाद में आना, फिर 40 हो सकता है बाद में दे दूँ कुछ लोगों को,
फिर बाकियों को कहूँगा कि बाद में आना, फिर 40 रिमेनिंग बाद में दे दूंगा कुछ लोगों को। तो मतलब मैं एक साथ पैसे नहीं दूंगा, मैं किश्तों में पैसे दूंगा, तो उसको क्या नाम दे दिया, इंस्टॉलमेंट, है ना। तो सिंपल हो गई, मतलब बाकी ड्राइंग बनानी है तो बना लो अपने समझने के लिए। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब ये हो गया, छोटी सी बनाई लो चलो, कि कंपनी जो होती है वो एक साथ पैसे नहीं देगी, हो सकता है पहले कुछ लोगों को रीपे करे 20,000, ठीक है, उसके कुछ समय बाद रीपे करे कुछ लोगों को 30,000। वो कंपनी की मर्जी है, मतलब वो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि सर बराबर नहीं होना चाहिए सबको, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कंपनी टू कंपनी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदल सकता है। और हो सकता है फिर कंपनी बचे हुए लोगों को रीपे कर दे 50,000। तो कंपनी एक साथ पैसा नहीं देगी, दैट्स इट, सिंपल बात, किश्तों में देगी, तो हम उसको कहते हैं इन इंस्टॉलमेंट। तो आप ये ड्राइंग बना लो, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कंपनी एक साथ पैसा नहीं देगी, कंपनी किश्तों में पैसे देती है, तो इसको हम कह देते हैं इंस्टॉलमेंट्स। चलो, तो पहले हम इन दोनों पे ही फोकस करेंगे। तो हमने एक अभी सीख लिया, मतलब पढ़ लिया, लमसम। लमसम का मतलब है कि कंपनी क्या करती है, एक साथ सबको पैसे लौटा देती है। और दूसरा हो गया इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो किश्तों में पैसे लौटा देती है, ठीक है, सिंपल। चलो, तो पहले हम इन दोनों की ही स्टडी करेंगे। तो इसके नीचे अभी हम नंबर 3 नहीं लिखेंगे, थर्ड कॉन्सेप्ट पे अभी नहीं कूदेंगे, पहले इन दोनों पर थोड़ी बातें, गहरी बातें जो हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो आप एक स्टार डाल के लिखना, रूल्स टू बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। तो इसको आप चाहे हाईलाइट कर लो, रूल्स टू बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जो है वो हमें कुछ नियम बताती है जिसका हमें पालन करना है, मतलब जिसका हमें फॉलो करना है। तो रूल्स टू बी फॉलोड बाय कंपनीज एक्ट, तो ये हमारे लिए मतलब 100% एक तरह से बात बन गई जो फॉलो करनी पड़ेगी। तो पूरा चैप्टर जो है वो इसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमता हुआ नजर आएगा कि कंपनीज एक्ट ने कुछ नियम बताए हैं, नहीं तो फिर तो चैप्टर ही खत्म हो जाए। अभी आज 2 मिनट में ही खत्म कर दूं, क्योंकि पैसे वापस देने की जर्नल एंट्री अगर लिख दूंगा मैं तो फिर तो बात ही यहीं खत्म हो जाएगी कि भाई पैसे तो वापस देने, सर इसके लिए इतना बड़ा चैप्टर क्या बना दिया। पैसे वापस तो हम 11वीं से करते आए हैं, कैश पेड टू राजू, कैश पेड टू मोनू, तो ऐसी कैश पेड टू डिवेंचर होल्डर, इसमें क्या दिक्कत है ना। लेकिन ये रिडम्पशन करने के लिए या रिडम्पशन करने से पहले कंपनीज एक्ट के कुछ नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। तो बेसिकली वो हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि वो किसी को शायद नहीं पता होता है ना। तो 2 ही रूल्स हैं, बस 2 रूल्स का हमें पालन करना है। तो दोनों लिख लेते हैं, पहले आप लिखो अंग्रेजी, नंबर 1, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, हम इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, DRR, ठीक है। अब पूरे चैप्टर में शॉर्ट में DRR बोलेंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व शैल बी 10%, और 10% पर बादल बना लेना, 10% ऑफ वैल्यू ऑफ outstanding debentures issued. Debenture redemption reserve shall be 10% of value of outstanding debentures issued, ठीक है। तो अभी आप चिंता मत करना ये क्या लिख रहे हैं, वो तो अभी कानून की लैंग्वेज लिख रहे हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। और दूसरा रूल नंबर 2, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे पूरे चैप्टर में प्यार से, DRRI, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखेंगे, एग्जाम में पूरे ही लिखना है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट shall not fall below 15%, और 15% पर बादल बना लेना,
15% of the amount of debentures maturing during the 31st March of that year. Maturing during the 31st March of that year. बाकी नीचे लिखना है आपको, एक हाथ का निशान बना के लिख लेना, एक्सेप्शंस ब्रैकेट में, दैट इज नो DRR एंड नो DRRI। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, नो DRR एंड नो DRRI, मतलब ये नियम कुछ के लिए नहीं है, कुछ लोगों को ये नियम नहीं मानने या कुछ के लिए ये नाटक नहीं करना। कौन है वो लोग, कौन है वो एक्सेप्शंस, तो वो लिखना है आपको। पहले हैं जी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शॉर्ट में बोल देंगे AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरे हैं जी लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज आपको पता ही है, CA फाउंडेशन में आपने पढ़ा है। तो लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं? जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। तीसरा है जी अनलिस्टेड NBFCs। NBFCs की फुल फॉर्म बताइए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, हाँ ये इंस्टीट्यूशन मतलब वही। एंड अनलिस्टेड HFCs। HFCs की फुल फॉर्म बताइए। सर ये नहीं पता। HFCs तुक्का मारो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। HFCs मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, है ना। HFCs हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। और चौथा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। चलो ठीक है, तो पहले आप ये लिख लो। तो इस पर अब हम 5 से 10 मिनट चर्चा करेंगे, जो आपको बस लिखनी कुछ नहीं है, मतलब आराम से बस हाथ फोल्ड करके बैठना, आराम से बैठना, बस सुनते रहना। ये नहीं कि आराम का मतलब है कहीं आंखें भी बंद करके सो ही जाओ। तो मतलब बस आपको कहानी सुननी है, लिखने का काम ख़त्म। तो मैं ये थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेता हूँ कि ये क्या कह रहा है और कंपनीज एक्ट ये क्या, 2 बातें क्या कह रहा है। हम इन 2 बातों को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना, और फिर एक्सेप्शन तो समझ ही जाओगे आप। चलो तो अब आप ऐसी बस देख लेना, कुछ इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बस आप बस ध्यान से सुनते रहना, लिखना कुछ भी नहीं है। मान लेते हैं हमारी एक कंपनी है, ठीक है, छोटी सी कंपनी है, बहुत ही प्यारी सी कंपनी है। हमारी कंपनी के पास एक मशीन है 200 रुपये की, कैश है 100 रुपये का, ठीक है। तो हमारी 300 रुपये की वर्थ है कंपनी की। हमने कुछ लोगों से उधार ले रखा है, मतलब हमारे पास कुछ डिबेंचर्स हैं, मान लेते हैं 100 रुपये के। हमारे पास कुछ अपना पूंजीपतियों के पैसे हैं 100 रुपये के, और मान लेते हैं हमारे पास कुछ रिजर्व्स पड़े हैं 100 रुपये के। तो हमारी 300 रुपये की वैल्यूएशन की कंपनी है, ठीक है जी। तो छोटी साधारण कंपनी हमने ले ली। अब हमारे पास लायबिलिटी साइड पे आपको फोकस करना है डिबेंचर्स पर, है ना। ये हमारी लायबिलिटी है डिबेंचर्स की। कितने रुपए की लायबिलिटी है? 100 रुपये की, ठीक है जी। तो इसका मतलब मुझे 100 रुपये लोगों के वापस करने हैं।
तो अगर आपसे कोई कहे कि चलो आप 100 रुपए की ये लाइबिलिटी है, इसको रीपे कर दो, अपनी लाइबिलिटी का रीपेमेंट कर दो, तो आप क्या जर्नल एंट्री करोगे? अगर आपसे कोई कहे लाइबिलिटी इज पेड, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, वेरी गुड, है ना। तो ये 11th के बच्चे से भी अगर पूछा जाए तो वो भी बता देगा कि आप अपनी लाइबिलिटी को अगर पे करना चाहते हो या उसको अगर आप पे करोगे तो क्या एंट्री कर दोगे? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। और चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि आपने डिबेंचर को क्या कर दिया? रीपे कर दिया। लेकिन जब भी हम डिबेंचरों को रीपे करते हैं उससे पहले कंपनीज एक्ट 2 बातें कहता है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, तो बस उसको समझ लेते हैं वो 2 बातें क्या कह रहे हैं। पहले तो कंपनीज एक्ट कहता है कि हमें एक स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करना है, इस स्पेसिफिक रिजर्व का नाम होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ लिया है, मतलब जब पढ़ाया था मैंने, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख सकते हैं। उसमें भी जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं तो एक स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हर जगह होती हैं। उसका नाम होता था क्या? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नहीं, ये फ्री नहीं है, ये स्पेसिफिक है। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आपको अगर रिडम्पशन करना है तो उससे पहले 2 काम करने जरूरी हैं। अब 2 काम क्या करने जरूरी है? पहला काम तो ये होता है कि आपको अपने लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि देखो, पहली रिक्वायरमेंट, DRR shall be 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड। मतलब आपके जितने भी डिबेंचर्स हैं उनकी जो वैल्यू है उसका 10% आपको एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपके पास होना चाहिए। मतलब आपके पास कम से कम 10% का एक DRR होना चाहिए। तो अगर आपके 100 रुपए के डिबेंचर्स हैं तो आपके पास कितना DRR होना चाहिए? 10 रुपए का। तो पहली रिक्वायरमेंट ये कह रही है कंपनीज एक्ट की कि आपके पास कितने रुपए का DRR होना चाहिए? 10 रुपए का। तो पहले समझ आ गया ना, रिक्वायरमेंट ये है। अब ये कैसे बनाएंगे हम, उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, वो सब अभी हम आगे कवर करेंगे, तो डोंट वरी। लेकिन फिर भी बताने के लिए अभी बता देता हूं। हम क्या करते हैं, हम अपने रिजर्व में से 10 रुपए निकाल देते हैं और वो 10 रुपए एक स्पेसिफिक रिजर्व में डाल देते हैं जिसका नाम है DRR। तो बेसिकली अगर आप इसको समझो ध्यान से, बैलेंस शीट की तरफ देखते हुए, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में अब क्या करूंगा, मैं अपने रिजर्वों में से 10 रुपए निकाल दूंगा। तो मेरे रिजर्व अब कितने के हो जाएंगे? 90 के हो जाएंगे। मैंने अपने रिजर्व को थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन वो 10 रुपए मैंने एक स्पेसिफिक रिजर्व में डाल दिया, तो मेरे लायबिलिटी में एक नया स्पेसिफिक रिजर्व DRR के नाम से आना शुरू हो जाएगा 10 रुपए का। तो इससे आप देखोगे कि बैलेंस शीट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस हमने क्या करा, हमने फ्री रिजर्व पर ताला लगा दिया, हमने फ्री रिजर्व को थोड़ा सा स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट की वजह से। तो क्लियर हो गया पहला रिक्वायरमेंट आपको कि क्या कह रहा है वो? ठीक है जी। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है वो भी सुनना ध्यान से। दूसरी रिक्वायरमेंट ये कह रहा है कि आपको एक निवेश भी करना है। वो कह रहा है आपको कुछ पैसा निवेश भी करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैं पूछता हूं कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है जी मुझे? तो वो कहता है कंपनीज एक्ट कि आपका निवेश जो है वो कम से कम 15% होना चाहिए ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। आगे की अंग्रेजी थोड़ा टेक्निकल है बट आप सिंपल समझ लो कि भाई जितने आपके डिबेंचर्स हैं आपके 15% कम से कम उतने रुपए आपके निवेश में होने चाहिए। तो मैं फिर से वही अपने एग्जांपल ले लेता हूं। तो मान लो मेरे पास 100 रुपए के डिबेंचर्स हैं, तो मुझे कम से कम कितने रुपए निवेश करना पड़ेगा? 15% का मतलब कितने रुपए निवेश करना पड़ेगा? 15 रुपए। अब इस निवेश का नाम जो है वो बड़ा डिजाइनर है। इस निवेश का नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो नाम जो है वो अतरंगी है। वैसे तो आमतौर पे आप इन्वेस्ट करते हो तो आपने पढ़ा था ना चैप्टर 9, तो ये चैप्टर आपको हमेशा चैप्टर 9 के बाद पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट वाले के बाद, इसीलिए पहले वो पढ़ाया था। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो 2 जगह करते हो, या तो शेयर्स में करते हो या डिबेंचर में करते हो। तो ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अलग तरह की है। ये हमने इन्वेस्ट करा है किसमें? DRRI नाम दे दिया इसका, मतलब इस इन्वेस्टमेंट का नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो मान लो कहीं पे भी कर लिया, अभी छोड़ो कि कहां करा, लेकिन आपने 15 रुपए अपने निवेश करे, आपने इन्वेस्टमेंट खरीद ली। तो इन्वेस्टमेंट खरीदने की जर्नल एंट्री बोलो कोई बच्चा ऐसी लॉजिकली?
इन्वेस्टमेंट परचेज करने की क्लास 11th के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आप कोई भी एसेट खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं थोड़ी देर बाद आपको एक एंट्री लिखवाऊंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यानी आपने 15 रुपए का क्या करना है, निवेश करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से बैलेंस शीट के नजरिए से समझो कि इस एंट्री को करते ही क्या होगा, मेरे कैश में से 15 रुपए कम हो जाएंगे, तो मेरा कैश अब कितना रह जाएगा, सिर्फ 85। लेकिन क्योंकि मैंने एक निवेश करा तो मेरी बैलेंस शीट में एक नया एसेट आ जाएगा DRRI निवेश के नाम से 15 रुपए का। तो मेरी बैलेंस शीट का एसेट साइड फिर भी प्रभावित नहीं रहेगा, सेम रहेगा। तो क्लियर हो गया आपको। तो इसका मतलब ये कि रिडम्पशन करने से पहले बस हमें इन 2 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है जो मैंने हाईलाइट करी, और उनका प्रभाव आप बैलेंस शीट में देख सकते हो कि वो क्या है। पहला रिक्वायरमेंट है कि हमें एक स्पेसिफिक रिजर्व बनाना है, यानी कि 10% का, और दूसरा इफेक्ट या दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक निवेश बनाना है या निवेश करना है 15 रुपए का, यानी 15% का। तो निवेश आपका बैलेंस शीट में एसेट में नजर आ जाएगा और रिजर्व आपका लायबिलिटी में DRR के नाम से नजर आ जाएगा। तो पहले इतनी बात समझ आ गई कि क्या रिक्वायरमेंट है, बाकी हम अकाउंटिंग करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये बस लिखना नहीं था आपको, तो आपका काम फिलहाल 2 बातों का तो यही था। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है वो 10% होना चाहिए, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट यानी कि जो निवेश है वो आपका 15% होना चाहिए। अब सर ये रिक्वायरमेंट सबको पूरी करनी है क्या, तो इसका आंसर क्या है, नो। तो ये रिक्वायरमेंट सबको पूरी नहीं करनी, यानी कि अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पहले से ही पैसों के भंडार में बैठा है, जिस पर RBI का आशीर्वाद है, तो उनको ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करने की ज़रूरत। जैसे कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आप इनके नाम से समझो ये पैसों के अंबार पर बैठी हुई कंपनियां, ये तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हें तो RBI खुद आशीर्वाद देता है कि भाई आपको पैसों की, मतलब आप तो पैसा दोगे लोगों को, आप तो ऐसी कंपनियां हो कि आपके पास तो पैसा ही पैसा है। लिस्टेड कंपनियां, अब जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं वो ऑलरेडी पब्लिक से बहुत पैसा ले चुकी होती हैं और उनका शेयर बाजार में तो शेयर ऑलरेडी लिस्टेड होता है। तो ऐसी कंपनियों को भी ये रिक्वायरमेंट पूरी करने की आवश्यकता नहीं है, छूट दे रखी है कि भाई आप बड़ी कंपनी हो। अनलिस्टेड NBFCs या HFCs, NBFC की फुल फॉर्म आपने क्या बताई थी, नॉन बैंकिंग, हाँ, F का मतलब क्या आ रहा है, फाइनेंशियल, तो ये भी पैसों के अंबार पे बैठी है। और HFC की फुल फॉर्म हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो F का मतलब यहाँ पे भी क्या आ रहा है, फाइनेंसिंग, तो ये भी पैसों के अंबार पे बैठी। तो ये ऐसी कंपनियां जो लोगों को पैसा दे रही हैं, जो लोगों को ऑलरेडी पैसा बांट रही हैं, तो इनको ये रिक्वायरमेंट पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथे कौन, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कौन होते हैं, जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेरी गुड। तो इन्हें इसीलिए एग्जेम्प्ट करा गया है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को, क्योंकि आपको इन्हें पैसे देने नहीं पड़ेंगे। जैसे ये आपसे पैसे मांगने आए तो आप इन्हें पैसे नहीं दोगे, आप इन्हें कन्वर्ट कर दोगे। आप इनको 1 रुपए नहीं दोगे अपनी जेब से निकाल के, आप इनको बल्कि क्या कहोगे कि हम आपको क्या कर रहे हैं, शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम आपको शेयर देंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे। तो इसीलिए कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए भी आपको DRR नहीं बनाना पड़ता, मतलब उसके लिए भी आपको ये एग्जेम्पशन दे रखी है कि आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, ये सब इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कई बार अगर कंपनीज ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाती तो पहले दिक्कतें आ जाती थी कि मान लो किसी कंपनी के पास फ्री रिजर्व है, वो उसने डिविडेंड के तौर पे बांट दिया, तो उससे क्या हो गया कि उसके पास कैश कम पड़ गया। तो जब रीपेमेंट का दिन आया तो पता चला जी कैश नहीं है। तो कानून ने थोड़े से इस तरह के प्रावधान बनवा दिए कि भाई देखो आप थोड़ा सा एक तो स्पेसिफिक रिजर्व बना लो ताकि आप डिविडेंड ना दे सको, कुछ पैसा आप निवेश करके रख दो। हम भी क्यों इन्वेस्ट करते हैं पर्सनल, जब हमें पता होता है कोई मुसीबत का समय आएगा तो इस निवेश को बेच देंगे। तो कंपनीज एक्ट ये नाटक इसलिए करवाता है क्योंकि पहले कुछ समस्याएं आई थी कंपनियों के साथ, वो समय पर पैसे नहीं दे पाए, तो इसीलिए फिर बड़ा भाई के तौर पर कंपनीज एक्ट ने उनको ये नसीहत दे रखी है कि आप थोड़े से पैसे रिजर्व में स्पेसिफिक कर दो ताकि आप डिविडेंड ना दे पाओ।
थोड़े से पैसों का निवेश करके रख लो ताकि मुसीबत में उसको बेच के पैसे का जुगाड़ हो जाए। तो ये नाटक इसलिए करने पड़ते हैं हमें, अदरवाइज जरूरत नहीं। अदरवाइज तो कंपनी के पास मान लो, ऐसे तो हम भी सोचें यार 100 रुपये तो देने, तो दे के छुट्टी करो, क्या नाटक हो रहा है। लेकिन कंपनीज एक्ट के नियम है तो हमें पालन करना पड़ता है। बाकी कंपनीज एक्ट ने ये क्यों करा और हमें अगर आपको हटवाना है तो फिर चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। चलो खैर, तो हम तो मुद्दे पर आते हैं, मुंशीगिरी पर। तो अब आप अपने मुंह से एक बार बोल दो कि हमें किन 2 नियमों का पालन करना है। नंबर 1, एक तो डीआरआर बनाना है या होना चाहिए अपने पास 10%, और दूसरा DRRI, मतलब आपको निवेश करना है, आपके पास एक निवेश होना चाहिए कितने रुपए का, 15% का। तो फिलहाल हम इन 2 बातों पर मतलब रिस्ट्रिक्ट रहेंगे और फिर जब सवालों में आएंगे तो खैर हम अच्छे से सीख जाएंगे। तो अब आप लिखना मेरे साथ, अब आपको लिखना है मेन काम, मतलब अब हम लिखेंगे अकाउंटिंग डैश डाल के जर्नल एंट्रीज। तो इसमें हम सारी बातें कवर कर लेंगे और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज, तो लिखो सबसे पहले नंबर 1, एंट्री नंबर 1 है P&L अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। आप कोशिश करना ये बताने की, इससे अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, कि ये एंट्री देखकर आप बताओ कि ये क्या करवा रहा हूं मैं या ये क्या हो रहा है। वेरी गुड। तो आप लिख सकते हो क्रिएशन ऑफ DRR। तो इस एंट्री, आपको एंट्री रीड करनी आनी चाहिए ना। अल्टीमेटली मुंशी आप किस बात के हो कि आपको एंट्री देखकर पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, रादर देन कि मैं बताऊं कि ये हम करेंगे, उसकी एंट्री आप लिख रहे हो। आपको तो ये पता होना चाहिए, एंट्री लिखी तो एंट्री देखकर मुंशी का दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा ये एंट्री है तो इसका मतलब ये हो रहा है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। पहले में क्या हो रहा है, हम अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, DRR में ट्रांसफर कर रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है जी। नंबर 2, DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बताओ ये हमने क्या करा होगा, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या परचेज ऑफ DRRI। है ना, और बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है। तो जैसे ही हम ये 2 काम करते हैं, इसका मतलब हमने कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। अब हमें कोई टेंशन नहीं। तो हमने DRR क्रिएट कर लिया, हमने अपना एक निवेश खरीद लिया, तो अब हम टेंशन फ्री हो गए। अब उसके बाद लिखते हैं, अब क्या होगा, नंबर 3। चलो अब मेरे थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ। अब आप जब अपना पैसा निवेश करते हो, कहीं पर भी करते हो, कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो, तो वहां से आपको 6 महीने बाद, 4 महीने बाद या साल भर बाद क्या मिलेगा, डिविडेंड मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, मतलब कुछ रिटर्न मिल सकता है, कुछ तो मिलेगा। तो मान लेते हैं आपने जो भी निवेश करा अभी ऊपर, उस पर आपको रिटर्न मिला, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, तो उसकी जर्नल एंट्री बताने का प्रयास कीजिए। मान लो आपको एक 11th के बच्चे से पूछा जा रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, बताओ जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो बस उसको डिजाइनर नाम थोड़ा सा दे देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन DRRI, वेरी गुड। तो इसका मतलब हो गया कि ये हम क्या एंट्री कर रहे हैं, इसमें हम क्या लिख रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री लिख रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन DRRI, ठीक है, वेरी गुड। तो हमें इंटरेस्ट मिल गया। अब ये जो आपको इंटरेस्ट मिला, अब आप इसको साल के एंड में कहां ट्रांसफर करोगे, P&L में, आपकी इनकम है। क्योंकि आपको अगर कोई इनकम मिली तो साल के एंड में आप अपनी इनकम को कहां ट्रांसफर करोगे,
पीएनएल में, तो इसकी एंट्री अपने आप बताओ। वेरी गुड, तो बस फोर्थ एंट्री आपकी बन गई। इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट डेबिट, आपकी जो इनकम थी वो अब चली गई पीएनएल में, टू पीएनएल अकाउंट। बिल्कुल सही, तो इसका लिख लो ब्रैकेट में, इसका मतलब बन गया कि इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू पीएनएल, इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू पीएनएल। तो इंटरेस्ट हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद एक छोटी सी ऐसी लाइन लगा लो, इस लाइन का मतलब है कि ये सब काम जो हो रहे हैं ये रिडम्पशन से पहले हो रहे हैं। ध्यान रखना, ये सब जो बातें अभी हम लिख रहे हैं, ये सब बातें जो हो रही हैं ये रिडम्पशन करने के बाद नहीं होंगी, ये सब बातें कब होंगी? रिडम्पशन करने से पहले होंगी। तो ये जो लक्ष्मण रेखा बनाई अब मैंने, छोटी सी डॉटेड लाइन, तो इसको आप लिख सकते हो अब एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। अब आज रिडम्पशन का दिन आ गया, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, आज रिडम्पशन का दिन आ गया। तो अब क्या होगा? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, हाँ, तो अब देखो सबसे पहले, बिल्कुल सही, सबसे पहले मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा, क्योंकि आज देखो भाई मुझे पता है आज मैं सुबह उठा हूँ 5 बजे हैं, अभी मान लेते हैं, तो मुझे पता है कि आज जब ऑफिस जाऊंगा 10 बजे तो बहुत सारे डिवेंचर होल्डर्स खड़े होंगे मेरे दरवाजे पर पैसे मांगने के लिए। तो मैं सुबह सुबह उठते ही 5 बजे ही सबसे पहला काम क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा, क्योंकि भाई मेरे को पैसे चाहिए ना, आज मुझे 10 बजे पैसे देने हैं, मुझे पता है रिडम्पशन का दिन है। तो अब इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बताओ। बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI, बाकी ब्रैकेट में लिख लो सेल ऑफ DRRI, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी। अब इन्वेस्टमेंट अगर बेचोगे तो ज़रूरी है बिल्कुल जितने की थी उतने पे ही बेचोगे, या कोई नफ़ा नुकसान हो सकता है? हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बेचने पर तो वो कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो ये बात हम इधर बाजू में बादल में लिख लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, क्योंकि वो तो मैं अभी से नहीं बता सकता क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू पीएनएल। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे, उसे हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। बाकी मेरे मन की संतुष्टि के लिए बता दो कि लॉस अगर होगा तो डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? डेबिट, है ना, क्योंकि लॉस होगा तो डेबिट होगा और फायदा होगा तो क्रेडिट होगा। जैसे बचपन में आप एसेट बेचते थे, तो जस्ट लाइक दैट, लॉस होगा तो डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो सुबह सुबह 5 बजे आपने सबसे पहला काम करा, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। अब 10 बज गए सुबह के, अब क्या होगा? अब लोग आएंगे आपके ऑफिस में, है ना। तो ये मेन एंट्री है बेसिकली, जब आप अपने डिबेंचर्स को ख़त्म कर रहे हो, जब आप अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म कर रहे हो, जब आप अपनी लाइबिलिटी को पे कर रहे हो। तो आपने थोड़ी देर पहले खुद ही बताया था लाइबिलिटी पे करने की एंट्री, क्या आपने क्या बोली थी? डिबेंचर टू कैश, है ना। लेकिन हम डायरेक्टली ये करते नहीं हैं, क्योंकि पहले हम 10 बजे उन सबको ऑफिस में बुलाते हैं और सबको कहते हैं कि अभी लाइन में खड़े हो जाओ। तो थोड़ी देर के लिए हम डिबेंचर को खत्म तो करते हैं, लेकिन अभी डायरेक्टली कैश नहीं पे करते। थोड़ी देर के लिए हम डिबेंचर होल्डर्स के प्रति अपनी लायबिलिटी ड्यू कर देते हैं। तो हम एक एंट्री लिखते हैं, आप भी लिखो मेरे साथ, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो इसमें आप लिखोगे फेस वैल्यू, उसी के नीचे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। अब ये किस चिड़िया का नाम है? ये आप बता सकते हो, आपने चैप्टर 7 पढ़ लिया था। हाँ, अगर डिबेंचर्स को आप प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो, जैसे आपने प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ा था ना
कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को आप प्रीमियम पर रिडीम करते थे, मतलब मुझे देने तो 100 रुपये हैं वापस, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि मैं 100 नहीं 105 दूंगा आपको वापस, भाई मेरी मर्जी, मैं आपको वापस ज़्यादा पैसे देना चाह रहा हूं। तो अगर हम कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी उनको देंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, वो क्वेश्चन में बताएगा हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 2, तो थोड़ी देर के लिए हम एक लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं और इस लायबिलिटी का नाम है डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो सुबह सुबह 10 बजे सारे डिबेंचर वाले लोगों को हमने बुला लिया कि लाइन में लग जाओ, आपका पैसा बस हम देने वाले हैं, लाइन में लग जाओ। तो 10 बजे सारे आ गए, लाइन में लग गए, और 11 बजे जब आपके पास सारे लोग लाइन में लग चुके हैं, आप बिल्कुल तैयार हो, जेब में नोटों की गड्डी लेकर खड़े हो ऑफिस के चौखट पे, तो अब क्या करोगे अगली एंट्री? वेरी गुड, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इनके मुंह पे सारे नोट मार देना, ये घर चले जाएंगे। तो एंट्री बन गई डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, तो ये लायबिलिटी खत्म, टू बैंक अकाउंट। तो आपने इनको पैसे दे दिए, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, मतलब कोई इसमें टेंशन तो नहीं है आपको, बिल्कुल लॉजिकल चल रही है सारी एंट्री विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट कि भाई क्या लॉजिक है। फिर क्योंकि आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, आपसे ज़्यादा होशियार तो शायद ही कोई पैदा हुआ हो, आपको पहले भी ये सिखा रखा है कि अगर ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम पे कर रहे हैं तो अब इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आपको हटाना भी पड़ेगा, राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, है ना। तो 8वीं एंट्री एक लिख लेते हैं कि भैया ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को अब राइट ऑफ करा जाए। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करना है, तो इसको तो क्रेडिट कर देते हैं। अब कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? बिल्कुल सही, सही बोला दोनों भाइयों ने। तो या तो आप अपने पीएनएल से राइट ऑफ कर सकते हो क्योंकि वो तो आपका एवरग्रीन है ही, और नहीं तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकते हो अगर आपके पास वो है ना। दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो, आपकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन आप यूनिफॉर्मिटी के लिए पीएनएल पहले लिख लो ताकि मतलब टेंशन ही ना रहे कि कहाँ से करना है कहाँ से नहीं, अपना कहीं से नहीं समझ आ रहा तो पीएनएल से कर लेगा राइट ऑफ, है ना। बाकी वैसे लिखना है तो लिख लो, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कहीं से भी कर लो दोनों में से, लेकिन पीएनएल पहले लिख लो। मेन तवज्जो पीएनएल को ही दे देना क्योंकि आईसीआई ने उस पर ज़्यादा फोकस कर रखा है, लेकिन आप कहीं से भी प्रीमियम को राइट ऑफ कर सकते हो एज पर द नियम। ठीक है, तो यहाँ तक पहले बिल्कुल स्टोरी क्लियर हो गई। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो रिडम्पशन वाले दिन आपको क्या करना है? सुबह सुबह बताओ, सबसे पहले 5 बजे उठते ही इन्वेस्टमेंट बेचनी है ताकि आपके पास कुछ पैसे हो जाएं। फिर 10 बजे क्या करना है? ड्यू करना है। वेरी गुड, डिबेंचर होल्डर्स को लाइन में खड़ा कर दिया, ड्यू करना है। फिर 11 बजे क्या करना है? उनको पे कर देना है ना, वो घर चले गए। और अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कुछ था तो उसको क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे। तो बस, तो आपका यही तो चैप्टर है ना कि आपको डिबेंचर वालों को क्या करना है? पे करना है या रिडीम करना है। तो वैसे तो बस ये 2 एंट्री हैं, 10 बजे की और 11 बजे की, लेकिन आपको थोड़ा नाटक करना पड़ता है। नाटक क्या करना पड़ता है? कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि पहला रिक्वायरमेंट क्या करो? डीआरआर बनाओ। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या करो? डीआरआरआई खरीदो। अब क्योंकि डीआरआरआई खरीद लिया तो हो सकता है आपको उस पर क्या मिल जाए? इंटरेस्ट मिल जाए, और अगर इंटरेस्ट मिल गया तो उसको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? पीएनएल में। तो देख रहे हो वो लिंक है। तो ये शुरू की 4 एंट्री वैसे मतलब मन से सोचो तो बेकार है, लेकिन अब ठीक है करनी है तो कर लेंगे। लेकिन रिडम्पशन वाले दिन आपको क्या करना है? सुबह सुबह सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेच देने का है। फिर उसके बाद आपने क्या करा? ड्यू कर दिया, और 11 बजे क्या कर दिया? पे कर दिया। और अगर कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो उसको राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। तो अब जो नीचे मैं बना रहा हूं वो बनाने की जरूरत नहीं है आपको अभी, क्योंकि वो मैं रब कर दूंगा, हटा दूंगा। तो बस आप लेकिन देखते रहना। तो मान लो मेरे पास डिबेंचर्स थे 100 रुपए के, बस आप ध्यान से सुनते रहना, कुछ भी नहीं करना आपको। प्रॉफिट था 10 रुपए का, शेयर कैपिटल थी 100 रुपए की, एसेट साइड पे मान लेते हैं कैश था 100 रुपए का, मशीन थी 200 रुपए की। ठीक है, मान लो हमने यहां से शुरू करा था फॉर एग्जाम्पल।
तो बिल्कुल अब शुरू से शुरू करते हैं कि क्या क्या करना है। तो कंपनीज एक्ट की पहली रिक्वायरमेंट कहती है कि डीआरआर बनाओ, ठीक है, बस आप यहाँ लाइबिलिटी में देखते रहना। तो डीआरआर बनाते ही मेरा जो प्रॉफिट है वो 10 रुपए कम हो जाएगा और मेरी लाइबिलिटी में एक डीआरआर नया 10 रुपए का आ जाएगा, राइट। पहले इतना काम ओके। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या कहता है, डीआरआरआई परचेज करनी है। तो अब आप एसेट साइड पे देखना, जैसे ही मैं 15 रुपए का डीआरआरआई परचेज करूंगा तो मेरे कैश में से 15 रुपए कम हो जाएंगे, लेकिन मेरे एसेट साइड पर एक इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। 15 रुपए का तो आप सेटिस्फाइड है यहां तक। फिर मान लो इंटरेस्ट मिला, वो तो चलो पीएनएल में चला गया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब रिडम्पशन वाले दिन क्या होगा, एट द डे ऑफ रिडम्पशन, उसको सोचते हैं। सुबह सुबह 5 बजे उठ के आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट बेच दोगे। तो मान लो आपने 15 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी, आप ही बताओ चलो अपने मुंह से कितने की बेची, आप जो बोलो वो मान लूंगा, 25 की बेच दी, चलो ठीक है। तो आपने डीआरआरआई 25 रुपए की बेच दी। अब जैसे ही आप डीआरआरआई 25 रुपए का बेचोगे तो आपकी बैलेंस शीट से पहले तो डीआरआरआई खत्म हो गया, इसको उड़ा दो। आपके कैश में 25 रुपए बढ़ जाएंगे, तो अब कैश हो गया 110 और 10 रुपए का आपका फायदा हुआ, तो आपका पीएनएल जो है प्रॉफिट वो 10 रुपए बढ़कर हो जाएगा 100। तो देखो बैलेंस शीट अभी भी टैली। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, इन्वेस्टमेंट गई। फिर आप डिवेंचर होल्डर्स को लाइन में लगाओगे, तो उसका तो चलो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका प्रभाव तो ये पड़ेगा बस कि डिवेंचर्स की जगह अब थोड़ी देर के लिए लायबिलिटी का नाम बदल के हो गया डिवेंचर होल्डर। तो आपने डिवेंचरों को हटाकर डिवेंचर होल्डर नाम की लायबिलिटी क्रिएट कर ली। फिर 11 बजे आप क्या करोगे, इन्हें पे कर दोगे। तो जैसे ही आप इन्हें 100 रुपए पे करोगे तो आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर डेबिट, तो ये खत्म और आपके पैसे खत्म हो गए। तो कैश अब कितना बचेगा, सिर्फ 10 रुपए। तो देखो आप यहां तक पहुंच चुके हो जी, कहानी क्लियर चल रही है। तो जब आप रिडम्पशन करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो देखो अब अपनी बैलेंस शीट पे नजर मारो, आपको क्या डिवेंचर्स नजर आ रहे हैं, अब नहीं नजर आ रहे। आपने जो डीआरआरआई खरीदा था वो नजर आ रहा है, अब नहीं आ रहा है ना। लेकिन एक चीज नजर आ रही है, क्या, डीआरआर नजर आ रहा है। तो जब डिबेंचर्स चले गए, डिबेंचर होल्डर को मैंने पे कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया, हम तो अब 11 बजे फ्री हो गए, तो इस मटके का क्या काम बताओ। अब इस मटके का कोई काम है या नहीं, इस रिजर्व का कुछ यूज अब बचा है कि नहीं, कोई यूज नहीं बचा। तो आपको एक आखिरी एंट्री और करनी पड़ती है। शाम को जब आप ऑफिस से वापस घर की तरफ निकल रहे होगे ना, शाम को 6 बजे जब छुट्टी होगी, तो एक आखिरी काम और करते हुए जाना है आपको, 9th एंट्री। वो क्या, यस, क्योंकि अब आपका सारा काम कंप्लीट हो गया, आपने रिडम्पशन कंप्लीट कर ली, डिबेंचर्स सब घर चले गए। तो अब इस मटके का क्या काम, तो आपको अब ये मटका फोड़ना पड़ेगा और इस मटके को फोड़कर जो 10 रुपए का पानी है वो वापस से किस में डालना पड़ेगा, पीएनएल में डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसी में से निकाला भी था। तो आपको ये आखिरी काम जरूर करना है 6 बजे ऑफिस क्लोज करने से पहले। तो लास्ट एंट्री और लिख लो बस। तो बोलो एंट्री क्या हो गई, हाँ, तो आप अपने डीआरआर को फोड़ दोगे या मतलब उसको खत्म कर दोगे और एंट्री लिख लो, लास्ट एंट्री यहां लिख लेते हैं इसी के नीचे। तो आपको आखिरी एंट्री करनी है डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सर पीएनएल नहीं, बात तो एक ही है ना, जनरल रिजर्व करो या पीएनएल करो। लेकिन जब हम राइट बैक करते हैं ना चीज़ों को, तो पीएनएल में नहीं करते, जनरल रिजर्व में कर देते हैं, है ना। तो पॉइंट ये है कि अब हम वापस से अपने स्पेसिफिक रिजर्व को ख़त्म कर देंगे। तो एक तरह से हमारा स्पेसिफिक रिजर्व जो है ये ख़त्म हो गया और वो पैसे हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, फ्री रिजर्व में। तो ये मतलब हमारा काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो बेसिकली ये इसमें लमसम में और इंस्टॉलमेंट में अगर आप कहो तो वो हमारी एक फ्लो ऑफ एंट्रियां हैं, इंक्लूडिंग 2 रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट।
तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रहे। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, DRR बनाना है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, आई खरीदना है। ठीक है, अब एक बार बिना देखे मतलब ऊपर देखो या मेरी आंखों में देख के बोलना। फ्लो ऑफ एंट्री याद करो। सबसे पहले क्या करना है हमको, DRR बनाना है। एंट्री चलो मैं बोल देता हूँ PNL टू DRR। फिर दूसरा काम DRRI खरीदना है, तो DRRI टू बैंक। अब आपने अगर DRRI खरीदा है तो हो सकता है इंटरेस्ट मिल जाए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। फिर उसके बाद उसे PNL में ट्रांसफर करना है, तो इंटरेस्ट ऑन DRRI टू PNL। अब आप आ गए रिडम्पशन वाले दिन, एट द डे ऑफ रिडम्पशन। तो सुबह 5 बजे DRRI बेचना है, बैंक टू DRRI। फिर 10 बजे ड्यू करना है, तो डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। वेरी गुड। 11 बजे पेमेंट करनी है, तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। फिर घर जाने से पहले 6 बजे ट्रांसफर करना है DRR को टू जनरल डेबिटर। तो आप ऐसे याद रखना सिंपल तरीके से, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया आपका मतलब अकाउंटिंग। तो एक तरह से मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखा दिए विद अकाउंटिंग। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था, लमसम, और दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा था, इंस्टॉलमेंट। तो अगर हम एक साथ पैसे देंगे तब भी एंट्रियां सेम रहेंगी, टुकड़ों में पैसे देंगे तो भी एंट्रियां सेम रहेंगी, लीगल रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, सारी बातें सेम रहेंगी। तो मतलब पहले 2 कॉन्सेप्ट में तो ये बातें हो गई। अब हम नंबर 3 मेन हेडिंग डालेंगे। नंबर 3 मेन हेडिंग का अब नाम क्या है, ओपन मार्केट। तो वो आप अब मेरे साथ डालो, नंबर 3 मेन कॉन्सेप्चुअल हेडिंग, सारी बातें लिखकर, चाहे फ्रेश पेज पर डाल लो। नंबर 3 का नाम है ओपन मार्केट। ठीक है, तो पहले इसको मैं समझाऊंगा, इसमें लिखेंगे बाद में, पहले हम थोड़ा सा इसका समझ लेंगे। ओपन मार्केट, ठीक है। बाकी इसके ब्रैकेट में ये लिख लो, आफ्टर चैप्टर 9, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर आप कभी बाद में रिवीजन करो या कुछ भी करो, या कोई नया बच्चा देख रहा हो, तो आप इस चैप्टर को चैप्टर 9 के बाद ही स्टडी करना। इसीलिए आपको क्रोनोलॉजिकली पढ़ाया जाता है, मतलब मेरी तरफ से तो पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट सिखाया जाता है, तब आपको यहाँ लाया जाता है, क्योंकि वो सीखने के बाद ये बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली सीखने में मुश्किल लगता है। चलो ठीक है, तो खैर आप तो सब पढ़ चुके हो बच्चों, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अब आप बड़े ध्यान से बस सुनते रहना, बहुत ही सिंपल काम है और कुछ भी नहीं है नयापन। आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि अगर एक आदमी किसी दूसरे आदमी से डिबेंचर खरीद लेता है, मतलब परचेज कर लेता है, लिख देता हूँ, परचेज ऑफ डिबेंचर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको बदले में पैसे दे देगा, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपने डिबेंचर खरीद लिया, उसको पैसे दे दिए। अब जब आप डिबेंचर खरीदोगे, है ना, क्योंकि आपने उसको पैसे दिए, आपने निवेश करा, तो आपने पढ़ रखा है कि आप इसे कहते हो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, है ना। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट खरीदा और उसको मान लेते हैं 10 रुपये दिए, आपने 10 रुपये के मान लेते हैं डिबेंचर खरीदें, तो आप इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे? आपने अगर डिबेंचर परचेज करें तो आप इसको कहाँ दिखाओगे? लायबिलिटी साइड में। तो पहले 2 थप्पड़ मारो अपने। आपने डिबेंचर परचेज करें, है ना, तो आप जब डिबेंचर, अब भाई इस तो पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या हुआ चैप्टर 9, फिर तो नया बच्चा ही बैठा है मेरे सामने एक तरह से। आपने अगर पैसा निवेश करा है, अपना इन्वेस्ट करा है आपने भाई, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मैंने किसी को 10 रुपये दिए और मैंने कहा लाओ ये डिबेंचर मुझे दे दो, ये कागज़ मुझे दे दो, मैं उससे कागज़ लेकर आ गया, ठीक है, मैं डिबेंचर लेकर आ गया, तो मेरे लिए ये डिबेंचर जो है ये क्या है? एसेट है ना, मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना भाई, मैंने उसको पैसे दिए और मैंने बदले में डिबेंचर खरीदा, तो मेरे लिए ये क्या है? एसेट है ना भाई। यही कहानी सिखाने के लिए तो इतना बड़ा चैप्टर 9 सिखाया था, ठीक है। तो हमने अगर डिबेंचर खरीदा है
लिख देता हूँ डिबेंचर, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट। तो हमारे लिए तो ये क्या है, एक तरह से एसेट है ना भाई, मैंने तो इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने तो अपना पैसा निवेश करा है डिबेंचर खरीदने में, राइट। तो पहले इतनी बात समझ आ रही है आपको। तो जब भी कोई आदमी डिबेंचर खरीदता है तो उसके लिए वो क्या होता है, एसेट होता है। पहले इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए बिना मेरे दबाव के, ठीक है। अब ये जो बादल वाला आदमी है इसका मैं थोड़ा सा हुलिया बदल देता हूं, बस आप ध्यान से देखते रहना। इसको मैं कहता हूं तुम अपने असली रंग में आओ। तो एक्चुअल में ये असली रंग जो है इसका वो है बेसिकली कंपनी। ये एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। वो तो इसके पास असुर शक्तियां हैं, तो ये भेष बदल के आदमी का रूप लेके चला गया था। एक्चुअल रूप इसका क्या है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। और इस बहुत बड़ी कंपनी के, मतलब मैं बैलेंस शीट दिखा रहा हूं, इस बहुत बड़ी कंपनी के डिबेंचर्स 1000 रुपए के हैं, इसके पास रिजर्व 500 रुपए का है, इसके पास शेयर कैपिटल मान लेते हैं 500 रुपए की है। मतलब ये बहुत बड़ी कंपनी है, वो भेष बदल के गई थी, लेकिन ये मैंने अब आपको उसका असली रूप अब दिखा दिया है, ठीक है जी। तो अब आप इस चैप्टर पे आ जाओ, थोड़ा सा तैयार हो जाओ। इस कंपनी की डिबेंचर्स की आप देखो लायबिलिटी कितनी है, 1000 रुपए की। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी कंपनी खुद बाजार में चली जाती है, इसलिए हेडिंग का नाम है ओपन मार्केट। भेष बदल के गई थी, देखो अभी गई थी ना वो आदमी का रूप लेकर। कंपनी खुद बाजार में चली जाती है और लोगों से कहती है ये लो पैसे ले लो और डिबेंचर दे दो, अपने ही डिबेंचर खरीद के ले लेती है। स्टार्टिंग में चलते हैं। आपने इशू ऑफ डिबेंचर का वो डायग्राम याद है जब बताया था, क्या था इशू ऑफ डिबेंचर? ऊपर वाला सबसे पहला डायग्राम। कंपनी लोगों को क्या देती है, डिबेंचर देती है। ये कागज के टुकड़े होते हैं ना, इसे हम डिबेंचर कहते हैं। तो कंपनी ये कागज का टुकड़ा सबको देती है कि ये लो डिबेंचर ले लो, डिबेंचर ले लो, डिबेंचर ले लो। अब 5 साल बाद कंपनी देखो क्या कर रही है। 5 साल बाद कंपनी भेष बदल के गई, आदमी का रूप लेके गई, बाजार चली गई और बाजार में ऐसी किसी आदमी को पकड़ लिया, कहा कि देखो तुम्हारे पास डिबेंचर है। वो कहेगा हाँ है। तो कंपनी कहेगी ये लो 10 रुपए लो, मुझे ये दे दो। तो कंपनी ने अब ये खुद खरीद लिया। मतलब आप इस बात को समझ रहे हो कि कंपनी क्या कर रही है, अपना डिबेंचर खुद खरीद रही है। तो आपको पैसे दे दिए, आपसे कागज ले लिया, तो इसमें कोई गलत तो नहीं है ना भाई ये कागज मान लो मैंने आपको 5 साल पहले दिया था और आज आपसे मैं वापस खरीद लूंगा, तो वैसे तो कुछ गलत नहीं, आपको पैसे दे दिए मैंने। लेकिन आप कंपनी की बैलेंस शीट को ध्यान से समझो, कंपनी की बैलेंस शीट को ध्यान से देखो। कंपनी की बैलेंस शीट में आप देखो कितना एक मजेदार कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कितना बढ़िया, मतलब यूनिकनेस नजर आ रही है। कंपनी की लायबिलिटीज में आपको डिबेंचर कितने रुपए के नजर आ रहे हैं, 1000 के, क्योंकि वो तो कंपनी ने इशू करे होंगे। और अभी अभी कंपनी ने 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है, यानी कि 10 रुपए के उसने डिबेंचर खरीद लिए हैं। और वो 10 रुपए के इन्वेस्टमेंट आपको कहां नजर आ रहे हैं, एसेट साइड पर, ठीक है। तो मतलब आप कंपनी की इस बैलेंस शीट को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, कितना बढ़िया कॉन्ट्रास्ट है कि कंपनी ये कह रही है कि मुझे 1000 रुपए देने हैं, लायबिलिटी है, लेकिन जिसमें से कंपनी के पास 10 रुपए के डिबेंचर खुद ही अपनी जेब में रखे हुए हैं, क्योंकि वो उसने खुद खरीद लिए हैं। और वो 10 रुपए के डिबेंचर कंपनी के देखो आप एसेट में नजर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। तो आपको पहले कॉन्ट्रास्ट समझ आ रहा है। अब देखो इस मेथड का क्या नाम है, इस मेथड का नाम है रिडम्पशन करना इन ओपन मार्केट। तो कंपनी पता है अब अगले स्टेप में क्या करती है, कंपनी अगले स्टेप में डिबेंचरों को कैंसिल कर देती है। और जैसे ही कंपनी डिबेंचरों को कैंसिल करेगी ना, तो अब देखो कंपनी की बैलेंस शीट कैसी नजर आएगी। लायबिलिटी में सिर्फ 990 नजर आएंगे और वो एसेट से वो 10 रुपए को उड़ा देगी। यानी कि कंपनी ने 10 रुपए को क्या कर दिया, एसेट को खत्म कर दिया, लायबिलिटी 10 को भी खत्म कर दिया। तो कंपनी कह रही है कि देखो मैंने 10 रुपए के डिबेंचरों को रिडीम कर दिया। इस पेतरे को कहते हैं ओपन मार्केट या रिडम्पशन इन ओपन मार्केट। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपना डिबेंचर खुद खरीद लेती है। ये इसमें कंपनी की ट्रिक होती है, टैक्टिक्स होती है। तो कंपनी अपना डिबेंचर खुद खरीद लेती है। तो कंपनी की अब लायबिलिटी साइड आपको ऐसी नजर आएगी, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो आपको ऐसी नजर आएगी। बाकी चीजें एज इट इज पड़ी रहेंगी, रिजर्व एज इट इज रहेगा,
शेयर कैपिटल एज इट इज रहेगी, लेकिन कंपनी क्या करेगी, अब उस एसेट और उस लायबिलिटी को आपस में नेट ऑफ कर देगी, कैंसिल कर देगी। तो आपको बात समझ आ रहा है बैलेंस शीट के इफेक्ट से? इससे कंपनी को कुछ फायदा कुछ नहीं है, लेकिन कई बार कंपनी जल्दबाजी में होती है या कंपनी को लगता है कि भाई हम रिडम्पशन करने के लिए अभी हो सकता है उस समय पे हमारे पास कैश ना हो, अभी कैश है तो जाके अभी खरीद लेती है। तो बस ये कंपनी का अपना निर्णय होता है कि कंपनी चाहे तो इस तरह से वो कर सकती है। तो आप इसकी जर्नल एंट्री बताने का प्रयास करो ऐसे ही कि इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, ये क्या करेंगे। जो कंपनी ने ये 10 रुपए की एडजस्टमेंट करी, एक तरह से एसेट लायबिलिटी दोनों को मतलब नेट ऑफ करा, इसकी जर्नल एंट्री आप सोचने का प्रयास करो कि क्या हो सकती है। बिल्कुल सही। तो देखो आपने अपनी लायबिलिटी खत्म करी, तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यानी आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई, उसको डेबिट कर दिया। और आपने अपना एसेट भी खत्म कर दिया, तो यानी कि जो आपने टू इन्वेस्टमेंट कर रखी है डिबेंचर वाली, वो भी आपकी खत्म हो गई। तो मतलब कितनी सिंपल एंट्री बन गई कि आपने अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी तो उसको डेबिट कर दिया, आपने अपना एसेट भी खत्म कर दिया तो उसको क्रेडिट कर दिया। तो लायबिलिटी और एसेट डेबिट क्रेडिट हो गए, नेट ऑफ हो गया। तो ये एंट्री करते ही हमारी बैलेंस शीट ऐसे पहुंच जाएगी। ठीक है। अब अगर मान लो कंपनी को अपनी सारी लायबिलिटी खत्म करनी होती तो कंपनी बाजार में जाके कितने रुपए के डिबेंचर खरीद लेती? पूरे के पूरे मान लो 1000 के खरीद लेती, ऐसा मान लो। तो कंपनी अगर 1000 रुपए के डिबेंचर खरीदती तो अब तो उसकी एसेट साइड पे 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो जाते। और फिर कंपनी जब ये एंट्री करती कि 1000 रुपए की लायबिलिटी खत्म और 1000 रुपए का एसेट खत्म, तो फिर कंपनी की बैलेंस शीट कैसी नजर आनी शुरू हो जाती? ऐसी नजर आनी शुरू हो जाती है ना, पूरी लायबिलिटी भी खत्म और पूरे एसेट भी खत्म हो गए। तो बस हमें ये काम करना है। तो ये भी तो एक तरीका बन गया ना रिडम्पशन करने का। अल्टीमेटली बैलेंस शीट से डिबेंचर गायब हो गया। हमारे को इस चैप्टर में बैलेंस शीट से डिबेंचर को गायब करना है, रिडम्पशन करना है। तो ये भी एक तरीका बन गया कि बाजार में जाओ और अपना डिबेंचर खरीद लो। तो बस ये भी एक तरीका बन गया, इसका नाम पड़ गया ओपन मार्केट। ठीक है, समझ आया स्टेप? चलो, तो इसमें बस हमको छोटी सी कहानी लिखनी है, वो आप नीचे लिख लो कि मतलब क्या करना है हमको। नंबर 1, पहले खरीदने की एंट्री लिख लेते हैं। तो खरीदने की एंट्री लिख लो मेरे साथ। ओन डिबेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो इन्वेस्टमेंट डेबिट। मतलब आप निवेश कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, है ना, इसका मतलब है आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो। फिर एक लाइन की जगह छोड़ देना, टू बैंक अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट खरीदने की आप यही एंट्री करोगे। बाकी मैं दोबारा लिख देता हूं भैया, रेफर चैप्टर 9, ये बहुत जरूरी है। चैप्टर 9 पहले पढ़ के जरूर आना, तब इस चैप्टर पे कूदना है आपको, खासकर यहाँ। तो जब हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं डिबेंचर में तो यही एंट्री करते थे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब डिबेंचर वाली टू बैंक। अब चैप्टर 9 का रोल जो है वो सबसे ज़्यादा आना है, बस उसी लिए पूरा खेल रचा है। जब आप किसी आदमी से डिबेंचर खरीदोगे तो मुझे ये बताओ, वो खाली खाली आपसे डिबेंचर के पैसे लेगा या आपसे कुछ और भी पैसे लेगा? वेरी गुड, वो आपसे इंटरेस्ट के भी पैसे लेता था, याद आ गया कॉन्सेप्ट। तो आपको डिबेंचर खरीदने के अगर पैसे देने हैं तो साथ ही साथ किस बात के और भी देने पड़ेंगे? इंटरेस्ट के। बिल्कुल सही। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट भी आपको करना पड़ेगा, इसीलिए जगह छुड़वाई थी। तो ये आप चैप्टर 9 से कृपया रेफर करना, जिनको नहीं याद, लेकिन सबको जिन्होंने पढ़ा है उनको याद आ गया। तो जब आप डिबेंचर खरीदते हो तो आप एक तरह से इंटरेस्ट भी खरीदते हो, आपको इंटरेस्ट के भी पैसे देने पड़ते हैं ना। तो अब इन तीनों के अमाउंट्स लिख लो। तो ओन डिबेंचर में तो आपको लिखना है एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट में तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट। तो बताओ टू बैंक में क्या आएगा?
कम इंटरेस्ट प्राइस, बिल्कुल सही। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री बन गई। तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। और सेकेंड एंट्री, अब वो कैंसिल कर देते हैं, तो उसकी एंट्री लिख लो, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो आपकी लायबिलिटी खत्म है ना, ये देखो लायबिलिटी है ये जो डेबिट हो रही है, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म। टू, ओन डिवेंचर ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आपका क्रेडिट हो गया, ये आपका एसेट खत्म है ना, जो आपने एसेट खरीदा था वो खत्म हो गया। तो आप इस एंट्री को समझ पा रहे हैं, आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई डेबिट में और आपका एसेट भी खत्म हो गया क्रेडिट में। लेकिन ये कभी कभी मैच नहीं होगी, तो आम तौर पे आपका एक बैलेंस बचेगा, उसे हम बोलते हैं गेन ऑन कैंसिलेशन। मतलब ये कभी कभी बच जाएगा, या इनफैक्ट आम तौर पे बचेगा ही, क्योंकि आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। तो उसको हम गेन ऑन कैंसिलेशन का नाम दे देते हैं बैलेंसिंग फिगर को, है ना। और इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसको कभी भी पीएनएल में ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का फ़ायदा है, ये कोई रोज़मर्रा का फ़ायदा नहीं है आपका। हाँ कि ये तो सर हमारा रोज़ का ही तो काम है, यही तो करना है अपने, यही तो धंधा है, अपना इन्वेस्टमेंट कैंसिल करेंगे हम। तो ये हमारा कोई रोज़मर्रा का प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल नेचर का हमारा प्रॉफिट होता है। तो इट इज़ ऑफ कैपिटल नेचर। और बाकी लिख लो अपनी जानकारी के लिए, लेटर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, इसीलिए इसको बाद में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ध्यान रखना है, ये पीएनएल में नहीं जाएगा। कहीं बच्चा सोचे चलो फ़ायदा आ रहा है पीएनएल लिख दूं, तो गलत हो जाएगा। ये पीएनएल वाला फ़ायदा नहीं है, ये रोज़मर्रा के नेचर का नहीं है, ये कैपिटल नेचर का फ़ायदा है। तो ये कैपिटल रिजर्व में जाता है बाद में ये पता होना चाहिए। तो बस इसमें मतलब ये दो एंट्रियां हैं छोटी सी, तो मतलब आप देख लो, मेरे हिसाब से तो मैंने पुरजोर कोशिश कर ली समझाने की। तो पहले आप डिवेंचर खरीदोगे, मतलब आप सिंपली सोचो आपने क्या करा इस मेथड में, क्या करा, इन्वेस्टमेंट खरीदी और फिर कैंसिल कर दिया। बस इन्वेस्टमेंट खरीदते समय मुझे वो चैप्टर 9 का यूज़ करना है कि जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट के भी पैसे देने पड़ते हैं। बस वो यूज़ के लिए चैप्टर 9 पहले पढ़ाया था मैंने, बस और कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो ये है नंबर 3 ओपन मार्केट। तो नंबर 3 कॉन्सेप्ट में तो बस आपको इतना ही लिखना है। बाकी इमीडिएट कैंसिलेशन और एज इन्वेस्टमेंट जो लिखा है मैंने बताया था, इसका वैसे आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो कुछ नहीं लिखा हुआ, वो कभी क्वेश्चन में आएगा तो बता दूंगा, उससे कुछ वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, चौथा और आखिरी तरीका क्या, कन्वर्जन। तो बस उसकी हेडिंग और डाल लेते हैं, नंबर 4 कॉन्सेप्चुअल। तो ये है कन्वर्जन। बाकी ब्रैकेट में लिख लो, ओनली इन केस ऑफ, भाई कन्वर्जन किस केस में ही हो सकता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में ही हो सकता है। क्योंकि कन्वर्जन का वैसे मतलब ये होता है कि आप उन्हें पैसे नहीं दोगे, आप उन्हें क्या दोगे, शेयर्स दोगे, है ना। तो वो डिबेंचर होल्डर आपसे पैसा मांगने आया है कि वो सुबह 10 बजे आ गया, दिखाऊं कहानी वही, डिबेंचर होल्डर आ गया 10 बजे खड़ा है, कह रहा लाओ पैसे दो पैसे दो। तो आप खुद बताओ 11 बजे क्या मैं पैसे दूंगा यहां पर, नहीं, हम यहां उसको पैसे नहीं देंगे, हम यहां उसको बदले में क्या देंगे, शेयर्स देंगे, बस। तो ये ट्विस्ट है, हम यहां उसको पैसे नहीं देंगे, हम उसको शेयर्स देंगे। और क्योंकि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो आपके लिए तो और नाचने वाली बात हो गई कि क्योंकि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो आपके लिए क्या फायदा हो गया, कोई डीआरआर का नाटक नहीं, कोई डीआरआरआई का नाटक नहीं। तो मतलब ये कि कन्वर्टेबल डिबेंचर में तो आपको पहली एंट्री नहीं करनी, ना आपको दूसरी एंट्री करनी,
जब दूसरी नहीं करनी तो ना तीसरी होगी ना चौथी होगी, और जब आपने खरीदा ही नहीं तो सुबह सुबह 5 बजे बेचना भी नहीं पड़ेगा। तो आपकी 5 एंट्री तो हवा हो गई साफ। बस आपको कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब मुश्किल से 10 बजे और 11 बजे, है ना। वो पैसे मांगने आए लेकिन आप उन्हें पैसे नहीं दोगे, आप उन्हें क्या दोगे, शेयर, बस खत्म। और फिर उसके बाद ना आपको 8वीं करनी, क्योंकि इसमें प्रीमियम होता नहीं, होगा तो कर देंगे अलग बात है, और फिर ना आपको 9वीं करनी। तो मतलब कन्वर्जन में तो कॉन्सेप्ट नाम मात्र का ही है, तो लिख लो, एक ही एंट्री है बस इसमें, तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो इसमें ये हमने कर दी अपनी लायबिलिटी खत्म, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म। बाकी अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो अलग की बात है, तो लिख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट इफ एनी, अगर होगा तो इफ एनी। बस ये बता दो कि मैं अब टू बैंक अकाउंट लिख दूं क्या हम इन्हें पैसे देंगे, नहीं, है ना। तो टू बैंक अकाउंट नहीं लिखना है, हम इन्हें शेयर्स देंगे। तो शेयर्स देने के लिए क्या लिखते थे, शेयर कैपिटल। बस, तो आपको ये एक छोटा सा ट्विस्ट करना है, सिंपल, शेयर कैपिटल, जो भी फेस वैल्यू होगी। हाँ, और अगर आपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू करे होंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नीचे चिपका देंगे, इफ एनी, अगर होगा तो। तो कन्वर्जन में तो बस आपकी ये एंट्री है, तो मुबारका, कॉन्सेप्ट तो सारा का सारा समाप्त हो गया। ठीक है, एक छोटी सी समरी दूंगा लेकिन अभी इसके नीचे, ताकि आपको और क्लियर हो जाए सवाल पे कूदने से पहले। तो लिख लिया पहले इतना, ठीक है। तो बहुत ही छोटी इतनी ब्रीफ समरी दूंगा कि आपको बिल्कुल पूरा चैप्टर ही समझ आ जाएगा, बस आप ध्यान से देखते रहना। इस पूरे चैप्टर में मतलब क्या खेल है, बस आप उस खेल पर फोकस करना कि मान लो मैं एक ऐसी इमेजिनरी बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ठीक है, ये टैली हो गई। तो रिडम्पशन करने के क्या क्या तरीके हैं, देखो बड़े ध्यान से सुनना। अगर हम पहले मेथड की बात करें लंप सम की, तो उसमें थोड़े नाटक ज़्यादा हैं। नाटक क्या है कि आप पहले रिजर्व में से पैसा डीआरआर में डालोगे, फिर आप एक डीआरआर आई खरीदोगे, फिर उसके बाद उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा, फिर आप सुबह 5 बजे डीआरआर आई बेच दोगे, फिर उसके बाद 10 बजे आप डिबेंचरों को बुलाओगे, फिर 11 बजे उन्हें पे कर दोगे, फिर डीआरआर जो होगा उसको ट्रांसफ़र वापस कर दोगे। मतलब, लेकिन इन नटशल ध्यान से समझना, लमसम मेथड हो या इंस्टॉलमेंट मेथड हो, दोनों में हम कर क्या रहे हैं, बस आप ध्यान से समझना। हम अपनी लायबिलिटी जो है डिबेंचर की, उन्हें ख़त्म करके सीधा सीधा अपना कैश उन्हें पे कर रहे हैं। तो कैश मेरे पास 100 बच गया और डिबेंचर की लायबिलिटी सफ़ा हो गई। तो पहले दो मेथड का मूल क्रक्स ये है कि आप उन्हें क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो, ठीक है। तीसरा मेथड जो है जिसका नाम है ओपन मार्केट, अब उसको ध्यान से देखना मेंटली, ताकि आपका दिमाग मुंशीगिरी के लिए ओपन रहे। ओपन मार्केट में हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा डिबेंचर को कैश नहीं दे रहे, सीधा उसको डिबेंचर को कैश नहीं दे रहे, हम रूट कर रहे हैं। रूट कैसे कर रहे हैं, पहले अपने 100 रुपए के कैश से हम अपना एक इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट, मज़ेदार बात यह है कि अपनी डिबेंचर खरीद रहे हैं। तो 2 मिनट के लिए ये एंट्री बन गई कि आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा और आपका कैश कम हो गया। और फिर उसके बाद हम अगली एंट्री में डिबेंचर की लायबिलिटी को और इस इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर रहे हैं। तो ओपन मार्केट में ऐसे हो रही है रूटिंग, इस बात को आप समझ लो, बस क्लियर हो गया ना पॉइंट। और जो चौथा मेथड है आखिरी, वो भी देख लो। चौथे मेथड में यानी कन्वर्जन में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन में तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कैश को भी हाथ नहीं लगा रहे, हम तो सिंपल डिबेंचर को कह रहे हैं कि भाई तुम जाओ, इन्हें ख़त्म कर दिया और इनकी जगह इन्हें शेयर्स दे दिए, तो ये 100 रुपए के शेयर लेकर चले गए, तो आपकी शेयर कैपिटल रेज हो गई। ये बन गया चौथा मेथड। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म, मतलब टेक्निकली समझ आ रहा है ना।
तो लमसम हो, इंस्टॉलमेंट हो तो इसका मतलब है आप सीधा पैसे दे रहे हो। ओपन मार्केट हो तो इसका मतलब थोड़ा सा नाटक कर रहे हो, पहले इन्वेस्टमेंट खरीदोगे फिर कैंसिल कर दोगे। और कन्वर्जन कर रहे हो तो इसका मतलब आपका कैश कुछ नहीं टच होगा, आप सिर्फ अपने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो मतलब कॉन्सेप्ट तो यही थे। अब हम धीरे धीरे हर कॉन्सेप्ट पे सवाल करेंगे, मतलब ऑब्वियसली आज सारे नहीं करेंगे, आज सिर्फ हमें एक पहला कॉन्सेप्ट करना है जो ओपन मार्केट से रिलेटेड होगा, तो उसके लिए आप बुक पर आ सकते हैं। चलो, तो ये एक क्वेश्चन बस हमें करना है, इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, तो आप इस पर सी का सिंबल बना लेना, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और ओपन मार्केट का रिवीजन करने के लिए जब भी आप रिवाइज करोगे बाद में ये चैप्टर, तो बस इस क्वेश्चन को ही करना, तो आपका ओपन मार्केट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं एक बार। ऑन 1 जनवरी रामा लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखा है लिस्टेड कंपनी। चलो, तो अब बताओ आप क्यों नाचोगे? वेरी गुड, तो डीआरआर और डीआरआई का नाटक खत्म। हैड 500 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच आउटस्टैंडिंग इन इट्स बुक कैरिंग इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। ठीक है, तो आप मेरे साथ बना लो छोटा सा डायग्राम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, ताकि चीज़ें क्लियर रहें। तो ऐसे एक टाइम स्केल डायग्राम बना लेते हैं। तो 1 जनवरी का दिन है, हमारे पास 500 डिवेंचर्स हैं, है ना, 6% वाले, और ये 100 ईच के हैं। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। उसके बाद लिखा है इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्वायर्ड। अब देखो, अब कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या करा है? एक्वायर करा है। एक्वायर करने का मतलब क्या होता है? एक तरह से परचेज करा है ना। तो डायरेक्टर्स ने एक्वायर करा है, मतलब परचेज करा है डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। तो आप समझ गए कि इसका मतलब डायरेक्टर्स ने डिबेंचर्स खरीदे हैं बाजार से फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। इमीडिएट कैंसिलेशन का मतलब है कि आज डिबेंचर खरीदा और तुरंत ही बैलेंस शीट से उसको हटा भी दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदा और आज ही कैंसिल भी कर दिया। मतलब एक तरह से लॉजिकली ऐसा समझ लो बैलेंस शीट के नज़रिए से कि बैलेंस शीट में जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा तो 2 सेकंड के लिए इन्वेस्टमेंट दिखाया और तुरंत कैंसिल भी कर दिया, तो मतलब फिर आपने अपनी लायबिलिटी भी हटा दी और इधर से इन्वेस्टमेंट को भी हटा दिया। ये कहना चाह रहा है इमीडिएट कैंसिलेशन का मतलब है ये। तो आप बना लो मेरे साथ डायग्राम पर कि भाई कब कब उसने क्या खरीदा। तो लिखा है देखो, एज फॉलोज, मार्च 1 ₹5,000 एट फेस वैल्यू, और लिखा है 98 कम इंटरेस्ट। तो इस लैंग्वेज को मुझे समझाना है, इसे ध्यान से समझना। ₹5,000 एट फेस वैल्यू, ये एक बात है। तो ₹5,000 एट फेस वैल्यू का मतलब आपको खुद ये पता लगाना है कि उसने कितने डिवेंचर्स खरीदे हैं। एक डिवेंचर 100 का होता है ना, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 ईच है, और वो कह रहा है हमने 5,000 रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर खरीदे। तो आपको खुद ये निकालना है कि कितने डिवेंचर खरीदे हैं उसने, 50, है ना। तो आप डायग्राम पे ऐसी 1 मार्च की डेट डाल के आप ऐसे लिख लेना, परचेज्ड 50 डिवेंचर्स। तो आप इस तरह से लिखोगे तो आपको इजी रहेगा। तो हमने अपने 50 डिवेंचर खरीद लिए हैं, परचेज 50 डिवेंचर। आगे वो रेट बताएगा। अब आगे रेट लिखा होता है एट, कितने के खरीदे हैं देखो, एट 98 कम इंटरेस्ट। तो ये प्रॉपरली वैसे ही लिखना आप, 98 कम इंटरेस्ट के, ठीक है ना। तो आप ऐसा समझ लो, आप ये चैप्टर 9 पढ़ रहे हो, थोड़ी ऐसा समझ लो कि ये पॉइंट आपको कौन से चैप्टर का दे रखा है, चैप्टर 9 का। उसमें भी ऐसे ही होता था ना, पहले ही मेरे एग्जाम्पल जब करवाए थे डिवेंचर के तो यही थे कि आप परचेज कर रहे हो 50 डिवेंचर एट द रेट 98 कम इंटरेस्ट या कभी एक्स इंटरेस्ट। तो ये आप समझ लो हम चैप्टर 9 ही पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर यही समझो हम चैप्टर 9 में ही हैं। फिर लिखा है 1 अगस्त ₹10,000 एट फेस वैल्यू। तो बताओ कितने डिवेंचर खरीदे, 100, ठीक है ना, 100 डिवेंचर खरीदे।
और रेट दे रखा है ₹100.25 कम इंटरेस्ट। तो 1 अगस्त का दिन बना लेते हैं, आगे चल के 1 अगस्त। तो आप ऐसे ही लिख लो, परचेज्ड 100 डिबेंचर एट द रेट 100.25 कम इंटरेस्ट। तो हमने 100 डिबेंचर और खरीद लिए हैं। उसके बाद फिर क्या खरीदा, अगला डेट 15 दिसंबर, ₹2500 एट फेस वैल्यू, मतलब कितने डिबेंचर, 25 डिबेंचर है ना, ₹2500 एट फेस वैल्यू, और रेट दे रखा है 98.5 एक्स इंटरेस्ट। तो ये एज इट इज़ लिख लो, 15 दिसंबर का दिन बना लो, 15 दिसंबर, परचेज्ड 25 डिबेंचर एट द रेट 98.5, और इस बार दे रखा है एक्स इंटरेस्ट, EI एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। ठीक है, तो इंटरेस्ट की डेट्स हैं कि भाई हमें 30 जून को और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करना है, तो वो आप बना लो। तो 30 जून कहाँ आएगी, यहाँ। तो यहाँ एक आप बिंदी बना के लिख सकते हो, आई मार्क कर लो। आई का मतलब है ये इंटरेस्ट का दिन है, इसकी डेट है 30 जून, है ना। आपको इंटरेस्ट देना होगा, है ना, 6 महीने में, और फिर दोबारा अगला 31 दिसंबर को बना लो, साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर। तो यहाँ पे भी आप आई बना लो। तो ये इंटरेस्ट का दिन है, 31 दिसंबर और 30 जून। तो 30 जून और 31 दिसंबर को हमें इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो हम कंपनी है, हमें इंटरेस्ट देना है 30 जून को और 31 दिसंबर को अपने शेयर डिबेंचर धारकों को। ठीक है, बस। अब वो क्या कह रहा है, शो लेजर अकाउंट्स, कह रहा है मुझे लेजर अकाउंट बना के दिखाओ डिबेंचर्स का, ठीक है, एंड डिबेंचर इंटरेस्ट का, ठीक है, फॉर द फुल ईयर, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग इनटू फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ईयर्स इग्नोरिंग इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये तो मैं बाद में करवाऊंगा। तो लेजर पे तो मुझे अभी आना ही नहीं है, मेरा मकसद ही नहीं है लेजर सिखाना या लेजर की बात करना, कोई मकसद नहीं है। मैं पहले आपको जर्नल एंट्री ही करवाऊंगा, क्योंकि अभी हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो हम पहले इस पूरे क्वेश्चन की जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि मुझे लेजर पे नहीं आना। ठीक है ना, तो आप इसके नीचे हेडिंग डाल लो जर्नल, मतलब हम जर्नल करेंगे। चलो ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, एक इवेंट मैं सिखाऊंगा, फिर कोशिश करूंगा अगला आप ठीक बताना शुरू करो, लेकिन पहला मैं सिखाऊंगा। चलो, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो 1 जनवरी को तो लिखा है 1 जनवरी को कि हमारे पास 500 डिबेंचर हैं 6% के ऑफ 100 ईच। ठीक है, तो ये तो एक ओपनिंग बैलेंस की तरह बात दे रखी है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं 1 जनवरी की बैलेंस शीट दिखाऊं आपको कि 1 जनवरी वाले दिन हमारे पास, मतलब हमारी कंपनी के 500 डिबेंचर्स हैं 100 ईच के, तो इसका मतलब तो वो एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि हमारी लायबिलिटी में आपको कुछ कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा होगा कि भाई हमारे पास 6% डिबेंचर्स, मतलब 500 डिबेंचर्स हैं 100 ईच के, तो हमारी लायबिलिटी में आपको 50,000 रुपये नज़र आ रहे होंगे ओपनिंग 1 जनवरी को। तो इसका हमें मतलब वैसे कुछ नहीं करना है, तो 1 जनवरी की आपको एक पोजीशन बता रहा है कि हमारे पास, कंपनी के पास 500 डिबेंचर्स हैं। ठीक है जी, अब हम 1 मार्च पे आते हैं, वहां से शुरू करेंगे मेन अपना चैप्टर 9 कि 1 मार्च वाले दिन आपने सबसे पहले लिखा है डिबेंचर खरीदे 50 रुपए के और 98 रुपए का भाव है और ब्रैकेट में दे रखा है कम इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे साथ आप 1 मार्च की जर्नल एंट्री लिखो, 1 मार्च। ठीक है, तो लिखो 1 मार्च।
और पिछले पेज पर चलें, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये देखिए जी, डिबेंचर खरीदने की पहली एंट्री पढ़ो एक बार, क्या लिखवाई थी? ओन डिबेंचर अकाउंट मतलब इन्वेस्टमेंट डेबिट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट जो भी आप ब्याज खरीदोगे, टू बैंक अकाउंट कम इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है, यही लिखा है। तो पहले हम एंट्री चेप लेते हैं, अमाउंट बाद में डिस्कस करेंगे। तो एंट्री लिख लेते हैं। ओन डिबेंचर ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। तो चैप्टर 9 में भी आप ऐसी एंट्री करते थे, एक तरह से आपने डिबेंचर खरीदे, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी। चलो, तो आपने 50 डिबेंचर खरीदे हैं, 98 रुपए के कह रहा है, और कम इंटरेस्ट प्राइस दे रखा है। तो कम इंटरेस्ट प्राइस है तो ये किस में लिखोगे आप? बैंक में, है ना। तो 50 डिबेंचर खरीदे 98 के, कितना हो गया? 4900। तो ये तो आप इसमें लिख लो, 50 डिबेंचर खरीदे 98 रुपए के। ठीक है, पहले इतना ओके। अब इंटरेस्ट कितना खरीदा होगा उस पर चर्चा करते हैं। आपने 1 मार्च को डिबेंचर खरीदे हैं, है ना, 1 मार्च को, तो आखिरी इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर को। तो उसके बाद से आप गिन लीजिए कितने महीने हो गए, जनवरी का पूरा महीना और फरवरी का पूरा महीना, बस 1 तो मार्च पहला दिन ही हो गया, तो 2 महीने। तो आपको 2 महीने का ब्याज भी खरीदना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 50 डिबेंचर्स का 2 महीने का। तो 50 डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 5000, 6% का ब्याज और 2 महीने, ये आप करो गणित, 50 रुपये। ओके, तो इसका मतलब 50 रुपये आपने ब्याज के पे करे होंगे। तो इसका मतलब 50 रुपये आपने इंटरेस्ट के पे करे होंगे। तो अगर 50 रुपये आपने ब्याज के पे करे हैं तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या है? 4850। तो क्लियर हो गया भैया आपको, एंट्री समझ आ गया। तो ये इसीलिए चैप्टर 9 का थोड़ा लिंक था, नहीं तो मुझे मेहनत करनी पड़ती कि बच्चा मेरे बाल नोचता कि सर 2 महीने का इंटरेस्ट आप क्यों निकाल रहे हो, किस बात का निकाल रहे हो। तो चैप्टर 9 इसीलिए पहले पढ़ा दिया गया कि भाई जब आप डिबेंचर्स खरीदते हो ना, तो आपको साथ ही साथ इंटरेस्ट भी खरीदना पड़ता है। ठीक है, चलो, तो अब बस देखते रहना, लिखना नहीं है। अब जैसे ही मैंने ये एंट्री करी, लिखना नहीं है, जैसे ही मैंने ये एंट्री करी तो बस आप इसका इफेक्ट समझो। इसका मतलब ये कि मेरी बैलेंस शीट का नज़ारा समझना, 1 मार्च वाले दिन मेरी बैलेंस शीट में अब एक इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई होगी। कितने रुपए की? 4850 की। कि इसका मतलब ये कि मैंने अपने 50 डिबेंचर जो है खुद ही खरीद लिए, तो वो अब एसेट में शो होने शुरू हो गए होंगे। बात समझ आ रही है आपको? अब मैंने क्योंकि इनको इमीडिएटली कैंसिल कर दिया, तो मतलब अब देखो, मैंने इनको इमीडिएटली कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब मेरी लायबिलिटी में अब सिर्फ कितने डिबेंचर ही खड़े रहेंगे? 450 डिबेंचर। तो अब मुझे इमीडिएटली इन्हें कैंसिल करने की एंट्री डालनी है। तो अब लिखो 1 मार्च को कैंसिल करने की एंट्री। वो भी आप पीछे से कॉन्सेप्ट से देख सकते हो, मुझे तो याद है। तो बताओ क्या थी? हाँ, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसमें तो आपको फेस वैल्यू लिखनी है। तो आपने 50 डिबेंचर अगर कैंसिल करे 100 रुपए के, तो फेस वैल्यू कितनी आ गई? 5000। वेरी गुड। तो आपकी लायबिलिटी खत्म। 2, फिर क्या लिखवाया था? ओन डिबेंचर अकाउंट। इसकी वैल्यू क्या है? 4850, है ना। ये तो ऊपर वाली सेम ही आएगी क्योंकि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो कैंसिल हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि आम तौर पे आपका फ़ायदा हो जाता है। कितना फ़ायदा हो गया? 150 रुपये का। तो हम उसको नाम देते हैं टू
गेन ऑन कैंसिलेशन अकाउंट। तो ये एक तरह से आपकी बैलेंसिंग फिगर है, यानी फ़ायदा हो जाता है। तो आमतौर पे 99.99% और इनफैक्ट आपकी किताब में, आपके पास्ट ईयर सवालों में और हमेशा हमेशा गेन ही होगा, क्योंकि जब कंपनी खरीदती है बाजार में इन्वेस्टमेंट तो उसको सस्ते ही खरीदने पड़ते हैं, मजबूरी है, नहीं तो फिर कौन खरीदेगा। भाई मैं कहूँगा लाओ ये डिवेंचर मेरे को खरीदना है, कम पैसे है, तो नहीं खरीदती। तो आमतौर पे वो सस्ते में ही खरीद पाती है कंपनी। तो गेन ऑन कैंसिलेशन आपका हो गया 150 रुपये। तो आप बस ये देखो आराम से तसल्ली से मन की शांति करते हुए कि आपको 1 मार्च की अकाउंटिंग समझ आ गई कि क्या हुई है सब बच्चों को। तो इसका मतलब ये कि अब 1 मार्च को पता है क्या मेरी बैलेंस शीट का नज़ारा होगा। 1 मार्च को एक तरह से अब मैं ये शो करूंगा, या मेरी बैलेंस शीट में 1 मार्च वाले दिन अब ये शो हो रहा होगा कि मेरे पास अब डिबेंचर्स की लायबिलिटी सिर्फ 45,000 ही है बस। 5,000 वाले डिबेंचर तो मैं कैंसिल कर चुका। मतलब आपको समझ आ गया पॉइंट। तो 1 मार्च को मेरी बैलेंस शीट ये कह रही है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं डायग्राम पर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब चलते चलते 30 जून का इंटरेस्ट का दिन आ गया। तो अब हमें अपने सभी डिबेंचर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री आपने क्लास 12th में भी कर रखी है और सीए फाउंडेशन में भी कर रखी है, जो मुझे पक्का यकीन है कि आपको याद नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपने चीटिंग करके और फर्रेबाजी करके एग्जाम पास करे थे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने की एंट्री बताओ उत्कर्ष भाई, याद है 2 एंट्रियां होती थी बचपन में, एक ड्यू की और एक पे की। वेरी गुड। तो ड्यू वाली होती थी, वो लिख लेते हैं। ड्यू वाली एंट्री थी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। शाबाश, याद है इसका मतलब, फर्रे नहीं करे इसका मतलब आपने। ये तो थी ड्यू वाली। और पे वाली सही, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये आपकी पुरानी एंट्रियां हैं इंटरेस्ट वाली, है ना। ड्यू करेंगे और पे करेंगे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। तो अब हमें इंटरेस्ट निकालना है कि भैया कितने डिबेंचर होल्डर्स हैं, उन्हें 6 महीने का ब्याज देना है हमें। तो बताओ कितने डिबेंचर्स हैं मेरे जिन्हें मैं इंटरेस्ट दूंगा, 450 है ना। क्योंकि देखो बैलेंस शीट में भी देख सकते हो, मतलब हमारे पास अभी 450 डिबेंचर्स हैं, 50 तो हमने कैंसिल ही कर दिए थे। तो अब आप 450 डिबेंचर्स को, यानी कि 45,000 रुपये को 6% का ब्याज दोगे 6 महीने का, ये निकाल लो 1350। ओके, तो आप लिख लो अमाउंट 1350। तो आपको 1350 रुपये का ब्याज देना है, ठीक है। तो सबको क्लियर है भाइयों बहनों। मैं लिख देता हूँ फिर भी रेफरेंस के लिए, रेफर क्लास 12th, हालांकि वो तो आप करोगे नहीं, या फिर सीए फाउंडेशन, ठीक है। ओके जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 30 जून भी हो गया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते 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 आगे बढ़ते बढ़ते अब 1 अगस्त का दिन आ गया। 1 अगस्त को अब दोबारा लिखा है परचेज्ड 100 डिबेंचर्स। आपने 100 डिबेंचर खरीदे हैं 100.25 के भाव से कम इंटरेस्ट। तो पहले तो 1 अगस्त की एंट्री करते हैं खरीदने की। अब आप बताओगे इस बार। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, उसके नीचे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
तो आपने 100 डिबेंचर खरीदे हैं 100.25 के भाव से कम इंटरेस्ट दे रखा है ये, यानी 10,025 रुपये तो कम इंटरेस्ट प्राइस है। तो इंटरेस्ट कितना खरीदा होगा वो निकालते हैं। अब आपने 1 अगस्त को अगर खरीदे हैं डिबेंचर, तो इंटरेस्ट कितने महीने का खरीदा होगा आपने? भाई 30 जून को आखिरी इंटरेस्ट पे हुआ है, तो उसके बाद जुलाई का पूरा महीना, और अगस्त तो 1 पहला दिन ही आ गया, तो अगस्त को तो काउंट नहीं करेंगे, तो मतलब खाली जुलाई 1 महीने का इंटरेस्ट आपको खरीदना पड़ेगा। तो 100 डिबेंचर्स मतलब 10,000 रुपये का 6% निकाल लो 1 महीने का, 50 रुपये। ठीक है, तो 50 रुपये का आपका आपने इंटरेस्ट खरीदा। तो अगर 50 रुपये का इंटरेस्ट है तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना? 9,975। चलो ठीक है, तो ऋषभ भाई समझ आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो बहुत सिंपल है। अब 1 अगस्त को आपने खरीद लिया, अब अगली एंट्री भी आप ही बताने की कोशिश करो। अब कैंसिल करने की एंट्री बताओ। अब हम अपने 100 डिबेंचर कैंसिल भी कर देंगे। वेरी गुड। 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू 100 रुपये मतलब 10,000। 2 ओन डिबेंचर अकाउंट 9975 है ना, वो तो ऊपर से चेप लो। तो कितना इस बार फ़ायदा हो गया? 25 रुपये का बैलेंस। तो 2 गेन ऑन कैंसिलेशन 25 रुपये। तो मतलब हमने अपने 100 डिबेंचर्स भी कैंसिल कर दिए। ठीक है, क्लियर? तो हमने अपने 100 डिबेंचर भी कैंसिल कर दिए। तो एक बार ऐसी बस आपके समझने हेतु बैलेंस शीट का अगर नज़ारा अब आपसे पूछा जाए, बताओ 1 अगस्त को क्या होगा? तो कंपनी की लायबिलिटीज में सिर्फ कितने नज़र आ रहे होंगे? 350 डिबेंचर, है ना। तो कंपनी ने 100 और खरीद के उनको कैंसिल कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त के बाद आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अब आ गया सीधा 15 दिसंबर का दिन। कह रहा है 25 डिबेंचर खरीद लिए 98.5 के भाव से, और इस बार एक्स इंटरेस्ट ही दे रखा है, तो इस बात ध्यान से लिखना। तो 15 दिसंबर की एंट्री बताओ, पहली वाली खरीदने की। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अब एक्स इंटरेस्ट प्राइस है तो इस बार इसी में लिख लोगे। आपने 25 डिबेंचर खरीदे 98.5 के, 2462.5। फिर आपको इंटरेस्ट भी खरीदना पड़ेगा। तो 15 दिसंबर को डिबेंचर खरीद रहे हो, तो बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट खरीदोगे? 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आधा 5.5 महीने का। वेरी गुड। तो 2500 रुपये का 6% निकालो 5.5 महीने का। 68.75। ठीक है, तो ये आ गया इंटरेस्ट। तो इसका मतलब 2 बैंक कम इंटरेस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ठीक है, 2531.25। ओके, 2531.25। तो ये आपने अपने डिबेंचर खरीद लिए। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है सब बच्चों को? खरीदना विद अमाउंट। अब इन्हें कैंसिल भी करो, तो आप ही बताओ 15 दिसंबर को कैंसिल करने की एंट्री। 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट,
टू ओन डिबेंचर तो फेस वैल्यू तो है 2500, ओन डिबेंचर खरीदे आपने 2462.5 के, तो कितना फ़ायदा हो गया 37.5। तो टू गेन ऑन कैंसिलेशन 37.5। ठीक है, तो भाई क्लियर है सबको, अब खरीदना आ गया। तो इसका मतलब ऐसे ही बताने के लिए बता देता हूँ। तो ये एंट्री करते ही 15 दिसंबर को कंपनी की बैलेंस शीट का जो नज़ारा होगा वो क्या होगा, एक तरह से कि कंपनी ने 25 डिवेंचर अपने और ख़रीद के कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब कंपनी की लायबिलिटीज 325 डिवेंचर की चल रही हुई। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे और बढ़े और बढ़े और बढ़े, तो अब फिर से 31 दिसंबर को मतलब साल भी ख़त्म हो गया और इंटरेस्ट का फिर से दिन आ गया। तो अब आपको दोबारा से 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब आप कितने डिवेंचर्स को दोगे 6 महीने का इंटरेस्ट? 325 डिवेंचर्स को, है ना। तो अब आप 325 डिवेंचर्स का 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। मैं तब तक एंट्री कर दूं, 2 एंट्री कर लेते हैं, वही वाली क्लास 12th वाली। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो निकालना 325 डिबेंचर्स का 6% ब्याज 975। ओके, तो आप 975 रुपये का इंटरेस्ट पे कर दोगे 975। तो बोलो बच्चों, आपको बिल्कुल कहीं पर भी किसी तरह की तकलीफ तो नहीं लग रही? बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ें सामान्य तरीके से कर रहे हैं, कहीं पर कुछ अतरंगी चीज़ें नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ तक ओके हो गई कहानी? ठीक है जी। अब क्योंकि साल का एंड भी है ये, तो आपको साल के एंड में क्या करना पड़ेगा? जितने भी डिबेंचर इंटरेस्ट, मतलब जो भी आप ये खर्चा लिख रहे हो, देखो ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपने डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 975, इसको डेबिट करने के पीछे क्या लॉजिक था कि भाई ये आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? खर्चा। इसी तरह आपने डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट यहाँ पर भी लिखा, तो ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हो आप? खर्चा। ये भी सिखाया था ना चैप्टर 9 में। मतलब जहाँ जहाँ भी आपने डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट करा है, मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो जहाँ जहाँ भी आपने डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करा है, वो जो खर्चा है, बताओ साल के एंड में सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? पीएनएल में जाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आप एक बार कैलसी पर जोड़ते चलो, मुझे भी बता देना साथ साथ। ऊपर से शुरू कर लेते हैं। 50 प्लस 1350 प्लस 50 प्लस 68.75 प्लस 975, बस यही थे। तो कितना हो गया टोटल खर्चा? 2493.75। ठीक है, तो लिख लेते हैं 2493.75। तो खर्चे को ट्रांसफ़र करना है कहाँ? पीएनएल में। तो एंट्री बता सकते हो आप अपने आप? सही, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। सही, बस। तो ये आपकी मतलब सारी जर्नल एंट्रीज हो गई।
तो आप पहले जर्नल एंट्री देखोगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई जर्नल एंट्रीज, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। लेकिन एग्जाम के नज़रिए से अभी हमारे 0 नंबर है। कितने नंबर है? 0। क्यों सर 0 नंबर क्यों? इतनी मेहनत के 0 नंबर है? क्योंकि ये मेहनत तो हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे थे, वो तो मैं करवा रहा था। क्वेश्चन ने कुछ और मांगा है आपसे। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि मुझे 2 लेजर अकाउंट बना के दिखाओ। अब आप देखना बड़े ध्यान से, पहले लेजर का नाम क्या है? डिबेंचर अकाउंट। तो अब बस आप पहले मेरे साथ 2 मिनट चर्चा करो। आपको जर्नल एंट्री करवाई है मैंने सारी की सारी। अब इसमें आप 1 मार्च की इस एंट्री को देखो। इस एंट्री में लिखा है 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5000। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लिया। अगर आपसे अब कोई ये बच्चा कहे, 11th का बच्चा कहे कि भैया 6% डिबेंचर अकाउंट का लेजर अकाउंट में इसकी पोस्टिंग बताओ, आप कहाँ करोगे? तो आप कहाँ करोगे? डेबिट साइड पे लिखोगे ना। ये भाई जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करना तो मेरा काम नहीं है, सी एंटर के टीचर का काम तो नहीं है सिखाना। आपको जर्नल एंट्री मैंने करवा दी, इस जर्नल एंट्री को देख के आप लेजर में पोस्ट कर लेंगे, बट फिर भी ओरली बता दो। तो 6% डिबेंचर अकाउंट में, इस टी शेप अकाउंट में आप कहाँ पोस्ट करोगे? डेबिट साइड। क्या लिखोगे? टू ओन डिबेंचर 4850 और गेन ऑन कैंसिलेशन 150। तो इसकी पोस्टिंग हो गई। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद फिर आपने 1 अगस्त को लिख रखा है 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000। तो इसकी पोस्टिंग भी कहाँ कर दोगे? डेबिट साइड पर। ठीक है, उसके बाद 6% और कहाँ लिख रखा है? 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2500। तो इसकी पोस्टिंग भी कहाँ कर दोगे? डेबिट साइड। तो आपने बस 3 ही जगह 6% डिबेंचर अकाउंट लिख रखा है। तो अब उसका लेजर बनाना कोई मतलब मेरे सिखाने वाली बात तो नहीं है, उसकी तो सिर्फ पोस्टिंग करनी। अच्छा, फिर उसने क्वेश्चन ने दूसरा लेजर भी आपसे मांगा था, वो भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ने फिर आपसे दूसरा लेजर मांगा था डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कह रहा था डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट भी मुझे बनाकर दिखाओ। तो पहली एंट्री में देखो लिखा है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50। मैंने उसको येलो हाईलाइट कर रखा है। तो आप डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट अगर बनाओगे तो उसको कहाँ पोस्ट करोगे? डेबिट साइड पे। क्या लिखोगे पर्टिकुलर में? टू बैंक 50 रुपये। उसके बाद देखो 30 जून डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट, तो क्या लिखोगे? डेबिट साइड पे टू डिबेंचर होल्डर। उसके बाद आपने 1 अगस्त को फिर लिख रखा है डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट, तो क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। उसके बाद आपने 15 दिसंबर को फिर लिख रखा है डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद 31 दिसंबर को आपने फिर लिख रखा है डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और उसके बाद आपने लास्ट 31 दिसंबर को एंट्री कर रखी है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो इसको कहाँ पोस्ट करोगे? क्रेडिट साइड पे बाय पीएनएल अकाउंट। तो मतलब क्लियर है आपको दोनों खाते। लेकिन उसने ये कहा था कि मुझे पूरे साल की अकाउंटिंग नहीं करके दिखाओ। उसने कहा था, लास्ट लाइन ये लिखी थी वो भी पढ़ लो। उसने लिखा था प्रिपेयर या शो लेजर अकाउंट ऑफ डिबेंचर एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द फुल ईयर बाय स्प्लिटिंग इनटू फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ईयर। इसका मतलब उसने ये कहा था कि आपको स्प्लिट करना है इन्हें 2 हाफ ईयर में। तो मतलब आप ये मानोगे कि 6 महीने बाद आपकी बुक्स क्लोज हो गई, तो आपको खाली 6 महीने का खाता बनाना है और फिर जो बैलेंस बचेंगे उन्हें बैलेंस छोड़ना है। फिर उसको 1 जुलाई को बैलेंस ब्रॉट डाउन की तरह कैरी फॉरवर्ड करना है और फिर दोबारा 6 महीने का खाता बनाना है। मतलब आमतौर पे तो 1 साल की मुंशीगिरी होती है, लेकिन वो कह रहा है कि आपको 1 साल की मुंशीगिरी नहीं करनी। कैसे करनी है मुंशीगिरी? 6 महीने में। तो आप 30 जून तक किताब बना के क्लोज कर दोगे, देन अगेन अकाउंट कंटिन्यू होगा 1 जुलाई से, फिर 31 दिसंबर तक चलेगा। वो बात समझ आ रही है? तो बस मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ, मतलब आपको करना लेकिन आपको होमवर्क में है कंप्लीट। तो देखो बस आप अकाउंट देख लो कि कैसे बना। देखो 1 जनवरी को हमारे पास
ओपनिंग बैलेंस है डिवेंचर्स का, तो क्या लिखा, बाय बैलेंस बीडी, कितने रुपए है, 50,000, है ना। आप अपनी एंट्री से कंपेयर करते रहना। 1 मार्च की पोस्टिंग आपने बताई थी क्या, एक तो आपने लिखा था टू बैंक अकाउंट और दूसरा आपने लिखा था टू गेन ऑन कैंसिलेशन। ये चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है। तो आप एक बार 1 मार्च की अपनी एंट्री देख लो, ये रही, देखो मैं हाथ का निशान बना रहा हूं। तो 1 मार्च की इस एंट्री की पोस्टिंग कैसे करोगे आप बताओ, 6% डिवेंचर अकाउंट में कैसे पोस्ट करोगे, डेबिट साइड पर टू ओन डिवेंचर अकाउंट लिखोगे और टू गेन ऑन कैंसिलेशन लिखोगे, ठीक है। तो आपका बिल्कुल ठीक होगा। आप किताब के आंसर के चक्कर में मत परेशान होना कि अरे सर उन्होंने तो टू बैंक लिख रखा है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। आप मजे से क्या लिखना, टू ओन डिवेंचर 4850 और दूसरा क्या लिख दोगे, टू गेन ऑन कैंसिलेशन 50, ठीक है, ठीक है। मतलब आपको ये पोस्टिंग क्लियर होगी पहले दोनों। उसके बाद देखो अब 1 मार्च की पोस्टिंग करके जब आप आगे बढ़ोगे तो 30 जून को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा अकाउंट। तो इसीलिए आप देखो लेजर के अंदर उन्होंने 30 जून को ही क्या कर दिया, किताबों को क्लोज कर दिया। तो 30 जून को ये लेजर अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इसमें क्या बैलेंस आ गया, 45,000। अब ये लेजर आगे जब खुलेगा, वो खोल के आगे दिखा रहा हूं, वो खुलेगा 1 जुलाई को कैसे, बाय बैलेंस बीडी 45,000। तो समझ रहे हो, इसमें खाता बीच में ब्रेक ले रहा है 30 जून को, मतलब अकाउंटिंग क्लोज हो रही है और 1 जुलाई से फिर ये खाता दोबारा से ओपन हो रहा है। तो क्लियर हो गया पॉइंट। अब आप दोबारा से 6% डिवेंचर वाली अपनी एंट्रीज पढ़ो, मैं दिखा देता हूं। चलो, आपने अब 1 अगस्त को क्या एंट्री करी थी, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर टू गेन ऑन कैंसिलेशन। तो इसकी पोस्टिंग आप कैसे करोगे, डेबिट साइड पे करोगे ना, टू ओन डिवेंचर 9975 और टू गेन ऑन कैंसिलेशन 25। तो आपको यही पोस्टिंग मिलेंगी। देखो, तो डेबिट साइड पर टू ओन डिवेंचर अकाउंट 9975 और टू गेन ऑन कैंसिलेशन अकाउंट 25, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 15 दिसंबर को भी देख लो एक और एंट्री करी थी, ये रही 15 दिसंबर को 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर अकाउंट टू गेन ऑन कैंसिलेशन अकाउंट। तो इसकी पोस्टिंग भी आप कैसे करोगे, डेबिट साइड पे ही। तो देखो आपको डेबिट साइड पे यही पोस्टिंग मिलेगी, टू ओन डिवेंचर अकाउंट 2462.5 और टू गेन ऑन कैंसिलेशन अकाउंट 37.5। बस, फिर ये खाता क्लोज हो जाएगा। तो देखो आप खुद टैली कर लो, हमारे कितने डिवेंचर्स बच गए थे पूरे साल के एंड में, बस 325। तो हमारा बैलेंस बच रहा है 32,500। तो क्लियर हो गया आपको डिवेंचर अकाउंट कैसे बनाए। लेकिन आप बना जरूर लेना, कहीं इसको हवा कर दो कि चलो देख तो लिया। और इसी तरह आपको डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट भी बनाना है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट भी एक बार जल्दी से देख लो। उसमें देखो आपने क्या क्या पोस्टिंग करी थी, एक 50 डेबिट साइड पर, उसके बाद 1350 डेबिट साइड पर, उसके बाद 50 दोबारा से डेबिट साइड पर, उसके बाद 68.75 डेबिट साइड पर, उसके बाद 975 डेबिट साइड पर, और एक पोस्टिंग करी थी बस क्रेडिट साइड पर 2493। तो आपने 5 पोस्टिंग डेबिट साइड पर करी थी और एक पोस्टिंग क्रेडिट साइड पर करी थी। तो आप खाता अगर देखोगे डिवेंचर इंटरेस्ट का तो देखो डेबिट साइड पर आपको मिलेगा 50, फिर डेबिट साइड पर आपको मिलेगा 1350। बताओ ये क्लोज क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि 30 जून आ गया। उसके बाद जब कंटिन्यू होगा खाता तो फिर से देखो डेबिट साइड पर आपको मिलेगा 50, डेबिट साइड पर आपको मिलेगा 68.75 और डेबिट साइड पर आपको मिलेगा 970। तो क्लियर हो गया ना पॉइंट। और क्रेडिट साइड पर सिर्फ आपको एक ही पोस्टिंग मिलेगी, बाय पीएनएल। आधी पोस्टिंग इधर और आधी पोस्टिंग इधर, बाय पीएनएल, ठीक है। तो कर लोगे आप अपने आप होमवर्क में, समझ आया मेन कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, डन। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
और वैरायटी के क्वेश्चन।